तो हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम अपना स्टार्ट करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है अपना मेजरमेंट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, ये अपना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो इससे रिलेटेड, या आप सेकेंड ईयर में हो तो भी इसमें रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आ रहा है कि जब अपन एक्सरेज का अर्ली टाइम पे यूसेज करते थे तब क्या हो रहा था, फॉर द डायग्नोसिस एंड थेरेपी। तो अटैम्प्ट क्या करे गए थे, मेड करे गए थे फॉर टू मेजर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो अपन ने क्या करा था, जो आयनाइजिंग रेडिएशन है उसको मान लो अगर अपन को मेजर करना है, क्योंकि अपन को डायग्नोसिस या थेरेपी में अपन को यूनिट्स पता होनी चाहिए, तो अपन ने क्या करा था, पहले के टाइम में जो अर्ली क्लासिफिकेशन हो वो किस बेसिस पे हुआ था, तो केमिकल बेसिस पर कि उसकी केमिकल रिएक्शंस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और बायोलॉजी मतलब इसके क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। फॉर इंस्टेंट द रेडिएशन ऑन द फोटोग्राफिक इमल्जन, चेंजेस इन कलर ऑफ सम केमिकल कंपाउंड्स। क्या होता है रेडियोग्राफिक, ये जो रेडिएशन क्या होता था, फोटोग्राफिक जो इमल्जेंस लेयर होती थी उसके अंदर कुछ केमिकल के कंपाउंड की वजह से क्या होता था, कलर चेंजिंग होता था। और क्या हो जाता है, रेडनिंग ऑफ ह्यूमन स्किन। सबसे पहले क्या होता था, रेडनिंग ऑफ ह्यूमन स्किन के बात क्या होता था, जो रेडियोथेरेपी होती है, तो रेडियोथेरेपी का मान लो अगर अपन ने इसको रेडियोथेरेपी और यहाँ पे मान लो रेडिएशन डोज पड़ रही थी, तो क्या हो रहा था, अगर मान लो ये तब तक देते रहते थे तब तक अगर अपनी ह्यूमन स्किन एकदम से रेड नहीं हो जाती, अगर ये क्या हो जाती है, रेडनेस शो करने लग जाती थी, तो अपन ये मानते थे कि भाई अपने रेडिएशन कंप्लीट हो गया देना, फिर अपन इसको बंद कर देते थे। However, these effects were poorly understood at the time of and could not provide the rough estimation of the radiation dose। तो ये सारे इफेक्ट क्या होते थे, इनको poorly understood उस टाइम पे इतनी समझ थी नहीं, और ये क्या कर रहे थे मतलब एक हल्का फुल्का एस्टिमेशन ही देते थे। तो फॉर एग्जाम्पल इन रेडियोथेरेपी द यूनिट कॉल्ड स्किन एरिथीमिया डोज। तो स्किन एरिथीमिया डोज क्या कहलाती थी, द अमाउंट ऑफ एक्सरे जस्ट प्रोड्यूस द रेडनेस ऑफ द ह्यूमन स्किन। तो पहले एसिडी आया था। एसिडी का मतलब क्या होता है, जैसे अपन मतलब अपने डोज देने लगे तो डोज देते देते क्या हो गए, अपनी स्किन जिस टाइम पर ये रेडनेस शो करना हो गए तो वो क्या होता है, स्किन एरिथीमिया डोज, और वही अपन यूज़ करते थे। अब जो स्किन एरिथीमिया होता है ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता था, जैसे स्किन का टाइप क्या है ना, क्वालिटी, रेडिएशन की क्वालिटी क्या है, और कितनी देर तक अपन को स्किन एक्सपोज हुई, और डोज फ्रैक्शनेशन मतलब क्या होता है, डोज को अपन जो है ना अलग अलग टाइम इंटरवल देते हैं उसके बीच में कितना टाइम लग रहा है इस पे। और डिफरेंस इन अर्ली एंड डिलेड स्किन रिएक्शन। और डिफरेंस क्या होता है, अर्ली जो स्किन की रिएक्शंस होती है उसमें जल्दी, और जो डिले वाली स्किन रिएक्शंस होती है उनकी डिफरेंस को अपन देखकर एसिडी स्किन अरिथमिया इन सब पे डिपेंड होती है। तो इसकी एसिडी अपन क्या करा डिस्कार्ड करा गया। अब आने वाले, अब ये क्या हो गया, इसके बाद में यूज़ नहीं होता। ठीक है, उसकी वजह से क्या आई, ज़्यादा मोर प्रिसाइजेबल मतलब जो बेटर कैलकुलेशन करने वाली यूनिट्स आई, जिसको अपन कहते हैं रोंजन। ठीक है, जो स्किन एरिथमिया होती है वो यूज़ करी जाती है फिजिशियंस के लिए। तो ये क्या बताती है, ये बताती है कि रेडिएशन ट्रीटमेंट में अप्रोक्सीमेट इंडेक्स क्या है। ठीक है, दिस हैपेंड व्हेन द ऑर्थो वोल्टेज एरा व्हेन द स्किन वाज लिमिटेड ऑर्गन ऑफ द डिलीवरी ऑफ द ट्यूमरिसाइडल डोजेस। ठीक है, तो पहले क्या होता था, अब इसमें क्या होता था, स्किन ऑर्थो वोल्टेज ए के एरा में जो स्किन थी वो अपना लास्ट थी कि भाई अपन जो ट्यूमर दे रहे हैं वो स्किन तक ही रह जाती थी। ठीक है, अब इस ये जो स्किन की रिएक्शंस होती है इसका जो रिलायंस होता है, मतलब जो इस पर निर्भरता होती थी कि भाई स्किन जितना रेडनेस रहेगी उसके ऊपर अपन डोज बताएंगे, उसका जो रिलायंस है वो ख़त्म हो गया जब ये क्या हो गया, अपन ऑर्थो वोल्टेज एरा से मेगा वोल्टेज बीप्स की तरफ आए, जिसने क्या करा, स्किन स्पेरिंग प्रॉपर्टीज़, और इसके क्या बन गया, मेजर टूल बन गया रेडिएशन थेरेपी का। स्किन स्पेरिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब मान लो जैसे मान लो ये अपनी स्किन है ना, तो स्किन के ऊपर अगर मान लो प्राइमरी डोज पड़ती है तो क्या करेगी, वो स्कैटर करेगी। तो जो स्कैटर डोज पड़ती थी, तो स्कैटर डोज क्या करती थी, उधर की साइड में क्या करती है, रेडनेस वगैरह शो करती थी, तो उसको बोलते हैं स्किन स्पेरिंग इफेक्ट। वो मेजर टूल बन के रेडिएशन थेरेपी में। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 1928 के अंदर क्या हुआ था, द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेडिएशन यूनिट एंड मेजरमेंट ICRU, इसका निर्माण हुआ था। ये क्या थी, इसकी ICRU की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन यूनिट एंड मेजरमेंट। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने रोंजन को एज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग एक्सरे एंड गामा रे रेडिएशन एक्सपोजर, इन्होंने क्या करा, जो एक्सरेज या गामा रेज होती है इनके रेडिएशन के एक्सपोजर को नापने की यूनिट बताई। इस यूनिट को डिनोट करा गया अपने R से। ठीक है,
ठीक है, और फिर अपन इसी को एब्जॉर्ब डोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रॉन्जन के बारे में। अपना अगर रॉन्जन के बारे में लेके चलूँ तो रॉन्जन क्या होता है, रॉन्जन इट इज़ अ यूनिट ऑफ एक्सपोजर। रॉन्जन को क्या होता है, अपन एक्सपोजर की एक यूनिट होती है। और एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ आयनाइजेशन प्रोड्यूस इन एयर बाय फोटॉन्स, ठीक है। ये देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये मान लो एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ एयर है, इसके अंदर ये एक्सरे बीम है, ये जो एक्सरे बीम के जो फोटॉन्स है, यहाँ पर क्या है, एक्सरे बीम के फोटॉन्स है। अब ये जो फोटॉन्स है ये क्या गए यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर आए, और इस एरिया पे यहाँ पे जो लोग थे उन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे उनको क्या करा, आयनाइज करा। तो ये वही बताता है, ठीक है। ये क्या बताता है, एक्सपोजर एक्स एज डिवाइडेड बाय द क्वोशंट ऑफ डी क्यू बाई डी एम, वे डी क्यू इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू टोटल चार्ज ऑफ द आयन, ठीक है। इसमें क्या होता है, या तो अपन पॉजिटिव ले ले या अपन नेगेटिव ले ले। तो अगर मान लो पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के, है ना, आयंस जो कि प्रोड्यूस हुए when all the electrons negatrons and positron liberated by photons in air are completely stop in air, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो कम अगर मान लो फोटॉन्स है तो यहाँ पर क्या मल्टीपल पार्टिकल्स वगैरह निकालेंगे, तो इसके अगर एयर के द्वारा अगर ये यहाँ पे स्टॉप हुए हुए हैं और इसके अंदर पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर अगर मान लो कितने पॉजिटिव चार्ज या फिर या नेगेटिव चार्ज, अपने कोई भी चार्ज एक साइन के, ये कितने प्रोड्यूस हो रही है, क्या कर रहा था, अपना एक्सपोजर कहलाता था। एक्सपोजर का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी एम। ऐसा यूनिट एक्सपोजर की क्या होती है, कुलाम पर किलोग्राम। क्या होती है एक्सपोजर की, क्या होती है, कुलाम पर किलोग्राम। बट द स्पेशल यूनिट ऑफ रॉन्जन, देखो इसकी क्या होती है, कुलाम पर किलोग्राम। स्पेशल यूनिट रॉन्जन होती है, ठीक है। तो अपने अगर पूछे कि भाई एक्सपोजर की ऐसा यूनिट कितनी क्या होती है, तो वो होती है कुलाम पर किलोग्राम। और अगर अपन से पूछे भाई एक्सपोजर की स्पेशल यूनिट क्या होती है, तो वो होती है अपनी रॉन्जन। अगर अपन रॉन्जन और कुलाम पर किलोग्राम के बीच में अगर डिफरेंस मतलब रिलेशन देखें तो एक रॉन्जन बराबर होता है 2.58 इंटू 10⁴ कुलाम पर केजी ऑफ एयर, ठीक है। तो एक रॉन्जन इसके बराबर होता है। द डेफिनेट ऑफ रॉन्जन इलस्ट्रेटेड इन फिगर 6.1। जब एक्सरे बीम किसी एयर के पास में से पास आउट हो रही है तो क्या करेगा, देखो जब अपनी एक्सरे बीम एयर से पास आउट हो रही है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स में मोशन करेगा बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और बाय द पेयर प्रोडक्शन। ये तीनों के बारे में अपन ने पहले से डिस्कस कर रखा है। ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे अलॉन्ग देयर ट्रैक्स। फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट आपको पता है ना, कि जो भाई इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे एक्साइट करके अपर शेल में लाएंगे, वैकेंसी क्रिएट होगी, वहाँ पर जो अपर शेल वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या करेंगे, उसके अंदर फिल करेंगे, और जो लॉस ऑफ एनर्जी है, जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में है, वो क्या करेगा, लॉस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, जो भाई एनर्जी इतनी कैपेबल नहीं होती कि जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर सके, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी मोशन में वेव मतलब ये ऑस्किलेट करेगा, ऑस्किलेट करने पर जो वो वेव निकलेगी वो क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, अपना जो फोटोन होता है वो अपनी एनर्जी कम्प्लीटली लॉस कर लेता है और अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नाम के दो पार्टिकल्स बनाता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। फ्री क्या करता है, ये आगे जाके कंबाइंड होता है और फोटोन एनर्जी निकलते हैं 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और ये क्या करता है, इनको स्कैनर डिटेक्ट कर लेता है और ये अपनी इमेज प्रोडक्शन के काम आते हैं। या स्पीड इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं अलॉन्ग द ट्रैक, ठीक है। इसकी वजह इन तीनों की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या करता है, आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। बट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द वोल्टेज अप्लाइड द आयन कलेक्शन प्लेट्स। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, अपन ने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है ना इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से क्या हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो क्या है नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, ठीक है। ये मान लो अपना एक सी अपना नेगेटिव जा रहा था, है ना, तो ये तो अपना नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ तो पॉजिटिव जाने लगा, और अपने मान लो पॉजिटिव था, ठीक है। तो इस पॉजिटिव की तरफ क्या आने लग गया अपने पास, ये नेगेटिव चार्ज जाने लग गया, ठीक है। ये कंस्टिट्यूट करता है करंट का, द करेक्ट और कैन बी मेजर बाय द इलेक्ट्रोमीटर, ठीक है। रॉन्जन को स्पेशली पहले क्लासीफाई करा जाता है, एक रॉन्जन क्या होता है, 1 ESU पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो एक रॉन्जन ये जो 2.5 × 10⁻⁴ ये इक्विवेलेंट होता है ओरिजिनल, अगर चार्ज को अपन एक्सप्रेस करते हैं कुलाम में, मतलब 1 ESU 3.33 × 10⁻⁻10 कुलाम के बराबर होता है।
और वॉल्यूम ऑफ एयर पास में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ये पूरा ये बस एक एक्स्ट्रा के लिए था। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रोंजन, डेफिनेशन रोंजन के हिसाब से क्या होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए बाय द फोटॉन्स इन अ स्पेसिफाइड वॉल्यूम, ठीक है, एक मान लो पर्टिकुलर वॉल्यूम लिया, उसके अंदर मान लो कि जो भी इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, मस्ट बाय आयनाइजेशन इन एयर इंक्लोज बाय द प्लेट्स रीजन ऑफ आयन कलेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई उन्होंने अपनी एनर्जी जो होती है वो एयर के बाकी पार्टिकल्स को आयनाइज करने में लगा देनी होगी। और क्या होगा, टोटल आयनिक चार्ज ऑफ आइदर साइन, तो उसमें जो आयनिक चार्ज है आइदर साइन के दोनों को मेजर कराया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से देखो ये बाहर हो गए, तो यहाँ पर आने के बाद इन्होंने अपनी एनर्जी आउटसाइड द रीजन क्या करी, डिपॉजिट कर दी, है ना। तो उनको अपन मेज़र नहीं करेंगे। और दूसरे एंड में क्या होगा कि भाई जो कुछ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड प्रोड्यूस हुए तो उन्होंने अपनी एनर्जी है वो इनसाइड डिपॉजिट करा दी होगी, मतलब अंदर वाले फोटॉन्स ने कई कुछ फोटॉन्स अपनी एनर्जी बाहर डिपॉजिट करा दी होगी और कुछ बाहर वाले फोटॉन्स ने अपनी एनर्जी अंदर डिसाइड करा दी होगी। तो अपन क्या मानते हैं, इफ़ द आयनाइजेशन इज कंपेंसेटेड बाय द आयनाइजेशन गेन, अपन क्या मानते हैं कि भाई जितने है ना इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी बाहर डिपॉजिट करवाए उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी इनसाइड डिपॉजिट कराई। तो ये क्या होता है, इफ़ द आयनाइजेशन कंपेंसेटेड बाय द आयनाइजेशन लॉस, इसमें जो आयनाइजेशन लॉस है वो अगर बराबर हो जाता है बाय आयनाइजेशन गेन, तो अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम अपने एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर अपनी रोंजन इक्वली सेटिस्फाइड हो जाती है। ये अपना फ्री एयर आयनाइजेशन चैम्बर का क्या है, प्रिंसिपल पे है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्री एयर आयनाइजेशन चैम्बर। तो फ्री एयर आयनाइजेशन चैम्बर क्या होता है, द फ्री एयर और स्टैंडर्ड आयनाइजेशन चैम्बर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एक्सपोजर इन रोंजन अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, ठीक है। तो फ्री एयर या आयनाइजेशन चैम्बर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर करता है एक्सपोजर को, है ना, इन रोंजन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। द प्राइमरी यूज़ क्या होता है कि इस फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन फॉर द फील्ड यूज़। एक्चुअली आप बात समझो, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, प्राइमरी का मतलब समझो, जैसे मान लो 1 kg है, तो 1 kg में क्या होता है, अगर आपने किसी चीज़ को 1 kg माना है तो उस वो क्या होता है, प्राइमरी होता है। और सेकेंडरी मतलब उसको देख के जो जैसे वेटिंग स्केल है, तो वेटिंग स्केल में क्या होता है, जैसे आपने 1 किलो का रखा, उसने 1 kg रखा, तो वो क्या होगी, प्राइमरी होगी। प्राइमरी को क्या होता है, टेस्टिंग के लिए जाना पड़ता है साल भर के अंदर, कोई भी मशीन वगैरह बनती है तो अगर वो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स पे है तो उसको बार बार जाना पड़ेगा और उसकी क्या होगी, कैलिब्रेशन वगैरह होगी, और वो उसमें चेकिंग करेंगे, कुछ भी नहीं होता तो वो रिजेक्ट कर देंगे। और और जो उसको देख उसके बेसिस पे जो बाकी मशीन्स बनी होती है उनको बोलते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड्स यूज़ होती है, ठीक है। इसके अंदर से प्राइमरी स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं ओनली फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फॉर द फील्ड यूज़, ठीक है। इसके अंदर कैलिब्रेशन होता रहता है। द फ्री एयर चैम्बर इंस्टॉल्ड एंड थस कॉम्बाइनली टू द नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। तो ये जो फ्री एयर चैम्बर होता है ये क्या बताता है, नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज के अंदर क्या होता है, कन्फाइंडेड होता है, मतलब ये वहाँ से अप्रूव्ड होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई फ्री एयर चैम्बर, अपन को फिगर 6.2, ये रहा अपना फिगर 6.2। इसके अंदर अपने पास बेस्ट तरीके से इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। इसके अंदर क्या बता रहा है, एक्सरे बीम ओरिजिनल फ्रॉम द फोकल स्पॉट एस, ठीक है। अपनी जो एक्सरे बीम है एक फोकल स्पॉट एस से निकल रही है, और ये क्या अपन बता रहे, डिफाइंड बाय द डायफ्राम डी, डिफाइंड बाय द एंड पासेस सेंट्रली ओवर द प्लेन ऑफ पैरेलल प्लेट्स। ये मान लो 2 पैरेलल प्लेट्स है, यहाँ से ये जो एक्सरे बीम है ये क्या, और ये पास आउट हो रही है, ठीक है। फील्ड स्ट्रेंथ ले लेते हैं अपने पास 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर का और ये क्या होता है, दोनों प्लेट्स में लगाई गई टू कलेक्ट द आयंस एंड द एयर बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। ये जैसे अपने में करा था ना, 2 पैरेलल प्लेट्स लगा दी थी और फिर उसमें चार्ज लगा दिया था, सेम टू सेम इसमें 2 पैरेलल प्लेट्स लगा दी, उसमें चार्ज लगा दी और यहाँ पे एक्सरे बीम अपन ने एमिट कर दी। इसमें वोल्टेज कैसे रखा अपन ने, 100 वोल्ट, ठीक है। अपने क्या रखा अपन ने, 100 का, ठीक है। अपन ने इसमें 100 का लगा दिया। फिर अपन बोलते हैं आयनाइजेशन मेजर्ड हुआ लेंथ एल को, जिसमें अपन ने क्या डिफाइन करा, लिमिटिंग लाइन ऑफ फोर्स टू द एजेस ऑफ द कलेक्टर प्लेट जी, ये था अपना एल, ठीक है। ये क्या था, लिमिटिंग लाइन ऑफ फोर्स, है ना। ये क्या बोलते हैं, लिमिटिंग लाइन मतलब यहाँ यहीं तक कि अपन रीजन क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे।
एजेस ऑफ द कलेक्शन प्लेट सी, ये क्या होता है, ये कलेक्शन प्लेट सी है, इसकी एजेस होती है, ठीक है। ये लिमिटेड लाइन क्या होती है, इस कलेक्शन प्लेट की एजेस होती है। द लाइन ऑफ फोर्स आर मेड स्ट्रेट एंड परपेंडिकुलर द, तो लाइन को क्या रहती है, लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, स्ट्रेट होती है और परपेंडिकुलर होती है टू द कलेक्टर बाय द गार्ड रिंग जी, और परपेंडिकुलर होती है कलेक्टर बाय द गार्ड रिंग जी। ये क्या होता है, गार्ड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन क्या जाए परपेंडिकुलर जाए, मतलब इधर उधर डिस्टॉर्टेड नहीं हो। As discussed previously, photons, electron produced by the photon beam specified volume must spend all their energy in ionization between the plates. अपने पहले क्या डिस्कस कर रहा था, यही बात करी थी कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं फोटोन बीम से, मान लो ये देखो, ये फोटोन बीम जा रही है और यहाँ पर क्या करे, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करे। अब इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है कि इन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, यही स्पेंड करनी पड़ेगी। तो अब क्या हो रही है, सच कंडीशन एग्जिस्ट, कभी हो कब हो सकती है, इफ़ द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड बाय द इंसिडेंट फोटोन, जितने फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर रहे हैं वो क्या हो, डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेट एंड स्पेसिफाइड, वो क्या हो, हर प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है ना उससे कम हो, ठीक है, ऐसे ये तो होगा। इन एडिशन द फॉर इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम टू एग्जिस्ट, अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम अपन चाहते हैं कि एग्जिस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम का मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी यहाँ से बाहर लेके जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बाहर से अंदर भी डिपॉजिट कर रहे हैं। द बीम इंटेंसिटी, बीम इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, फोटोन फ्लुएंस पर यूनिट टाइम, मतलब क्या हो रहा है, पर यूनिट टाइम के अंदर कितने फोटोन अपने पर मतलब एरिया में बस रिमेन कांस्टेंट। तो इसका क्या रखना पड़ेगा अपन को, फोटोन से फ्लुएंस क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और सेपरेशन बिटवीन डायफ्राग्राम एंड आयन कनेक्शन चैम्बर मस्ट एक्सीड द, तो देखिए डायफ्राग्राम और ये क्या होता है, लीड कलेक्शन चैम्बर है ना, तो ये इसमें क्या होता है, ये सेपरेशन मस्ट एक्सीड द इलेक्ट्रॉन रेंज इन एयर, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो रेंज होती है उससे ज़्यादा हो जाना चाहिए। अगर अपन डेल्टा क्यू की बात करें तो ये क्या होता है, चार्ज कलेक्टिंग कुलाम, डेल्टा क्यू को अपन क्या कहते हैं कि भाई ये चार्ज है, कौन से कुलाम में, मतलब उसको अपन कुलाम के अंदर मेजर करते हैं। रो क्या होती है, अपनी डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी क्या मतलब जो अपनी एयर की जो डेंसिटी होती है ना, एंड द एक्सपोजर एक्सपी, एक्सपोजर क्या कहलाता है, एक्सपी है ना, वो अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपी इज इक्वल्स टू, ये देखो एक्सपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन रो इंटू ए पी, ए पी क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, बीम पी एंड पॉइंट एल, ठीक है। ये अपना जो एरिया है, ये देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया ना, ये अपना एरिया की बात कर रहा है, इसको अपन मीटर में कैलकुलेट करते हैं। एंड द लेंथ ऑफ एल क्या होता है, अपना लेंथ ऑफ कलेक्टिंग वॉल्यूम, ठीक है, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ कलेक्टिंग वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, आप देख लो, एक्स पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन रो ए पी इंटू एल एजी डॉट अपना आता है 1.2.58 इंटू 10⁻⁴, जो कि अपना रॉन्जन में कैलकुलेट करने का काम आता है। तो इसलिए अपन इस फॉर्मूले को आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई इसमें चॉइस नहीं है, ठीक है। कि सो कहाँ थे हम, अगर अपने बता रखा है कि ये F1 और F2 दो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सरे सोर्स टू द डायफ्राग्राम, ठीक है, ये अपना एक्सरे सोर्स और ये अपना डायफ्राग्राम, बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे अपनी जो इंटेंसिटी है, ठीक है, ये अपनी एक बार लिख लेते हैं, ये अपने पॉइंट पी पे जो इसकी ये पॉइंट पी रहा, इस पॉइंट पी पे जो इंटेंसिटी है एट द डायफ्राग्राम में रिलेटेड बाय द इन्वर्स स्क्वायर फैक्टर। इन्वर्स स्क्वायर फैक्टर क्या बोलता है, ये जो पी है ये अपना क्या है, F1 और F2 के स्क्वायर के F1 अपॉन F2 के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है, मतलब जितना डिस्टेंस कम होगी है ना, जितना डिस्टेंस बढ़ेगी उतना क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगी। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द एरिया ऑफ बीम एट अ डायफ्राग्राम एट अ पॉइंट पी, ठीक है। और इसमें जो एक्सपोजर डी है उसका फॉर्मूला अपन को दे रखा है, देखो इसमें अपन ने पहले से पता कर रखा था, एक्सपोजर डी क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेंसिटी, एयर की डेंसिटी क्या है अपना एरी क्या है, ये होता है डायफ्राग्राम अपेर्चर, ठीक है, ये डायफ्राग्राम रहा और ये अपना अपेर्चर रहा, ठीक है। ये अपेर्चर इनटू लेंथ अपॉन 2.5 इंटू 10⁻⁴ रॉन्जन, ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर है।
एक्यूरेट मेजर ऑफ द फ्री एयर आयनाइजेशन चैम्बर रिक्वायर कंसिडरेबल केयर। ठीक है, अगर अपन को एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो अपन को केयर वगैरह रखनी पड़ेगी। अ फ्यू करेक्शन कैन बी अप्लाइड इंक्लूड, अपन को इसमें कुछ करेक्शन करने होंगे, है ना, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है ना उनको अपन को सही रखना होगा। पहले क्या होता है, करेक्शन फॉर एयर एचुनेशन, की एयर में जो एचुनेशन होता है उसको अपन को ठीक करना पड़ेगा। करेक्शन फॉर रिकॉम्बिनेशन ऑफ आयंस, अगर अपने रिकॉम्बिनेशन ऑफ आयन में कुछ है ना प्रॉब्लम होती है तो अपन को उसको ठीक करना पड़ेगा। इफेक्ट्स टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन सबको अपन को ऑन द डेंसिटी ऑफ एयर, कि एयर की डेंसिटी के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी का जो इफेक्ट है उसको करेक्ट रखना होगा। और अपने जो क्या होता है स्कैटर फोटॉन्स होता है उसके अंदर जो आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपन को करेक्ट करके रखना होगा। ठीक है, और ठीक है, इसमें तो बस ये चार ही चीज़ें दे रखी है ना। दे आर लिमिटेशन फॉर द डिज़ाइन ऑफ द फ्री एयर चैम्बर फॉर द मेजरमेंट ऑफ रोंजन फॉर हाई एनर्जी एक्सरे बीम्स। इसमें क्या है, जो अपना फ्री एयर चैम्बर है तो उसमें क्या होता है, जो हाई एनर्जी एक्सरे बीम्स होती है तो उसके लिए क्या होता है, उसी के लिए सॉरी ये क्या लो एनर्जी वाली वो एक्सरे बीम्स को एब्जॉर्ब कर पाता है, हाई एनर्जी वाले में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्यों, क्या होती है, जैसे फोटोन एनर्जी बढ़ती है तो रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड बाय द एयर लिबरेटेड इंक्रीज रैपिडली। क्या होगा, रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन की रेंज जो एयर के अंदर जा रही है तो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, अपन को ज़रूरत पड़ेगी कि अपन सेपरेशन ऑफ प्लेट्स भी उतना ही ज़्यादा रखें ताकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम बढ़ सके, है ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि भाई जितना चार्ज इसके अंदर आ रहा है और जितना चार्ज जा रहा है वो दोनों बराबर हो। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा होंगे, मतलब फोटॉन्स अगर ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेंगे। तो क्या करेगा, ये जो इक्विलिब्रियम है ये चार्ज सेपरेट प्लेट से तो बीच में होना चाहिए ना। तो अगर मान लो ये ज़्यादा हुआ तो एरिया भी ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से अपन को चार्ज बिटवीन वो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है वो अपन को और भी ज़्यादा रखना होगा। तो यही चीज़ बोल रहा है। अगर अपन इतना बड़ा सेपरेशन रखते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। और आयन रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको अपन प्लेट सेपरेशन कैन बी रिड्यूस। देखो प्लेट को सेपरेशन अपन हाई प्रेशर पे रख कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है रिगार्डेड टू द एयर एटेन्यूएशन। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एयर का एटेन्यूएट करना, फोटोन का स्कैटर करना, और रिडक्शन इन एफिशिएंसी ऑफ आयन कलेक्शन। और इससे क्या होगा, जो आयन कलेक्शन की एफिशिएंसी है उसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम देयर इज अपर लिमिट ऑफ द फोटोन एनर्जी विच द रोंजन कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर। ठीक है, तो इसकी जो फोटोन की एनर्जी है उसको अपन एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। इसकी जो लिमिट है वो कब तक है, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपके। चलो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना बात करते हैं थिम्बल चैम्बर। ठीक है, अपना टॉपिक क्या आता है, थिम्बल चैम्बर। फ्री एयर चैम्बर आर टू डेलिकेट। जो अपने फ्री एयर वाले चैम्बर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेलिकेट होते हैं एंड अ बल्कि फॉर द रूटीन यूज़। ठीक है, तो एक तो ये नाजुक होता है और दूसरा क्या होता है, ये रूटीन यूज़ में करने के लिए काफ़ी भारी सामान होता है। देयर मेन फंक्शन इज इन द फ्री स्टेट वेयर दे कैन यूज़ टू कैलिब्रेट फील्ड इंस्ट्रूमेंट सच एज थिम्बल चैम्बर। इनका मेन फंक्शन अपन ने क्या यूज़ कर रखा है स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज में। तो ये क्या करते हैं, फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे थिम्बल चैम्बर्स वगैरह होते हैं, उनको क्या करता है, कैलिब्रेट करने के काम में आता है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ थिम्बल चैम्बर इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 6.3। ये क्या बोल रहा है कि अपने जो थिम्बल चैम्बर का जो प्रिंसिपल है ये अपन ने फिगर 6.3, अपना फिगर 6.3 कौन सा है, फिगर 6.3 ये रहा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को थिम्बल चैम्बर का एक सिस्टमेटिक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, अ स्पेरिकल वॉल्यूम ऑफ एयर इज शोन इन कैविटी एट अ सेंटर। अपन को क्या दिख रहा है, एक स्पेरिकल वॉल्यूम ऑफ एयर दिख रहा है। ठीक है, विथ एयर कैविटी, अपन को ये मान लो एयर कैविटी दिख रहा है और ये स्पेरिकल वॉल्यूम क्या है, एयर का है ना। सपोज दिस स्पेयर ऑफ एयर इज इरेडिएटेड यूनिफॉर्मली विथ फोटोन बीम। अगर अपन को क्या मिले, ये देखो जैसे मान लो इसमें अपन ने एक्सरे फोटोन डाले, है ना, और एक्सरे फोटोन इसके अंदर चले गए, है ना, और यहाँ पर जो एयर था यहाँ के पार्टिकल्स को क्या करा इन्होंने, आयनाइज करा। ठीक है, but this sphere is irradiated uniformly with a photon beam, है ना। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन आउटर स्पेयर इन इनर कैविटी इज इक्वल टू द मैक्सिमम रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इन द एयर। अब मान लो इसके अंदर इतने सेपरेशन पे क्या है, आउटर शेल है। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए,
मैक्सिमम रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन जनरेट करने की जो रेंज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बन रहा है, उन इलेक्ट्रॉन करने की जो रेंज है वो भी कितनी होनी चाहिए, इतनी ही होनी चाहिए। ये मतलब ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द कैविटी सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन लीविंग द कैविटी, अगर मान लो जैसे अपनी, एक सेकेंड, ये अपनी कैविटी है, ये अपनी छोटी इनर कैविटी और ये अपनी आउटर कैविटी। अगर इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन कैविटी के अंदर आ रहे हैं, है ना, उतने इलेक्ट्रॉन अगर कैविटी से बाहर भी जा रहे हैं, तो अपना क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। सपोज वी आर एबल टू मेजर द आयनाइजेशन प्रोड्यूस इन अ कैविटी बाय इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड इन द एयर सराउंडिंग द कैविटी, ठीक है। तो अगर अपन को क्या पता करना है, अपन को मेजर करना है कि भाई ये, है ना, कैविटी के अंदर कितना चार्ज प्रोड्यूस है, मतलब ये अपनी कैविटी के अंदर कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है ना, ये अपनी आउटर कैविटी, और ये अपन को पता करना है कि भाई कैविटी के अंदर चार्ज कितना प्रोड्यूस हुआ। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, तो अपन को इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड इन एयर सराउंडिंग द कैविटी, ठीक है। तो वो एयर, जो इलेक्ट्रॉन्स जो अपने आसपास में है, उन्होंने कैविटी को कितना सराउंड कर रखा है, उससे अपन देखते हैं। बाय नोइंग द वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ एयर, अपन को पता है भाई एयर का वॉल्यूम बाय मास क्या होगा, वी कैन कैलकुलेट द चार्ज पर यूनिट मास, ठीक है। अपन को पता है वॉल्यूम ऑफ मास वगैरह क्या है, तो अपन उसे क्या निकाल लेंगे, चार्ज पर यूनिट मास एट द सेंटर ऑफ कैविटी। नाउ इफ द एयर वॉल इस फिगर इज कंप्रेस्ड इनटू सॉलिड शेल, अगर अपन ने क्या करा, इस फिगर को, अगर ये जो फिगर है ना, इसको अपन ने क्या करा, ये सॉलिड शेल में ये ऐसे इस वाली डायग्राम में बदल दिया, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, इसने क्या करा, एयर शेल विथ एयर कैविटी थी, अब इसमें क्या बोला, सॉलिड शेल बना लिया, इसको ऐसा सॉलिड शेल बना लिया, उसके अंदर अपन ने एयर कैविटी कर दी, मतलब इसी डायग्राम को क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है। वी गेट अ थिम्बल चैम्बर, ठीक है। अपन को क्या मिल गया, इसमें थिम्बल चैम्बर मिल गया। ऑल टू द थिम्बल वॉल इज सॉलिड, है ना, इट इज़ एयर इक्विवेलेंट, अगर अपनी थिम्बल की वॉल क्या होती है, सॉलिड है, तो ये क्या होगी, एयर इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, थिम्बल वॉल जो होगी वो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एयर के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। इन एडिशन द थिकनेस ऑफ द थिम्बल वॉल इज सच दैट द इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम अकार इनसाइड द कैविटी। ये क्या बोल रहा है कि इस टाइप से बनाया गया है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम है वो क्या हो, उस कैविटी के अंदर ही हो, जैसे इन फिगर 3.a। ऑल्सो इट फॉलो द वॉल थिकनेस मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर टू द, जो अपनी वॉल थिकनेस है वो इक्वल हो या बराबर हो मैक्सिमम रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड इन द थिम्बल वॉल, कि थिम्बल वॉल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड हो रहे हैं उसकी जो रेंज है, मैक्सिमम रेंज है, उतनी क्या हो, इसकी वॉल की थिकनेस भी हो, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एयर इक्विवेलेंट वॉल इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्री एयर। तो जो अपने सॉलिड एयर इक्विवेलेंट वॉल है, जो अपनी एयर इक्विवेलेंट जो वॉल है, जो अपनी जो एयर के बराबर जो वॉल है, उसकी क्या होनी चाहिए, जो डेंसिटी है वो फ्री एयर के मुकाबले में ज़्यादा होनी चाहिए। द थिकनेस रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम इन द थिम्बल चैम्बर आर कंसिडरेबली रिड्यूस, तो अपनी जो थिकनेस है वो क्या होती है, रिड्यूस कर दी। फॉर एग्जांपल अगर 100 से 250 केवीपी की एक्सरे रेंज है, तो वॉल थिकनेस थिम्बल की कितनी होनी चाहिए, 1 mm। अगर कोबाल्ट 60 की गामा रेज लेता हूँ तो उसमें लगभग कितनी होनी चाहिए, 5 mm, ठीक है। अब प्रैक्टिकल में जो अपनी थिम्बल चैम्बर है वो, उसकी वॉल थिकनेस क्या होती है, 1 mm से कम में बनाया जाता है, ठीक है। और फिर उसमें अपन क्या लगाते हैं, क्लोज फिटिंग गैप्स या पेक्सी ग्लास या अदर प्लास्टिक लगाते हैं। तो ये क्या करता है, टोटल वॉल थिकनेस को जितनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए होती है तो वो अपनी उसके हिसाब से कर देता है। दीज बिल्डअप कैप्स आर रिक्वायर्ड व्हेन मेकिंग मेजरमेंट इन फ्री एयर। तो बिल्डअप कैप्स क्या होती है, कब रिक्वायर्ड होती है, जब अपन को मेजरमेंट करना हो फ्री एयर में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चैम्बर वॉल। चैम्बर वॉल क्या होता है, फिगर 6.3 से शोज ए टिपिकल थिम्बल आयनाइजेशन चैम्बर। 6.3 क्या बता रहा है कि अपन को टिपिकल थिम्बल आयनाइजेशन चैम्बर बता रहा है। वॉल की शेप कैसी है, स्विंग थिम्बल, है ना, मतलब स्विंग थिम्बल का मतलब होता है कील जैसा, है ना। तो इसकी कैसी है, जैसे वो पंचिंग वो होती है ना, पंचिंग ऐसे कुछ कील टाइप की होती है, तो वैसे इसकी थिम्बल वॉल की जैसी शेप है, तो इसलिए इसका नाम थिम्बल रखा गया। द इनर सरफेस ऑफ थिम्बल वॉल इज कोटेड बाय द स्पेशल मटेरियल टू मेक द इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग। ये जैसे मान लो ये अपनी थिम्बल वॉल है, एक मिनट, हाँ, जैसे मान लो ये अपनी थिम्बल वॉल है,
तो इसकी जो इनर कैविटी, ये यहाँ पर एक सब्सटेंस लगा होगा जो कि क्या बताएगा, जो कि कैसा होगा, कंडक्टिंग होगी। कैसा होगा, कंडक्टिंग होगा। ठीक है, नहीं कंडक्टिंग होगा। इट फॉर्म्स एन वन इलेक्ट्रोड, और ये क्या बन गया अपने पास, एक इलेक्ट्रोड बन गया। ठीक है, ये अपना मान लो जैसे पॉजिटिव मान लो, ये अपना एक इलेक्ट्रोड बन गया। ठीक है, वन और इसका दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा हो गया, ये अपनी रॉड हो गई जिसके ऊपर ऐसे लगी हुई है ना। इसको अपन ने मान लो, इसको अपन ने नेगेटिव दे दिया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड ये बन गया, एक इलेक्ट्रोड ये बन गया। अब इसके अंदर जो उसकी रॉड होती है वो किसकी बनी होती है, लो एटॉमिक नंबर। जैसे अपन बात करें अपने ग्रेफाइट की या अपने एल्यूमिनियम की। ठीक है, ये जो दूसरी इलेक्ट्रोड होती है ग्रेफाइट या एल्यूमिनियम की बनी होती है, जो कि क्या करती है, सेंटर ऑफ थिम्बल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेंटर ऑफ थिम्बल में, बट इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स। और क्या होती है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है। अ सुटेबल वोल्टेज अप्लाई बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड टू कलेक्ट द आयन प्रोड्यूस इन द एयर कैविटी। तो अपन क्या करते हैं, एक सुटेबल वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि ये जो आयन्स है ये अपने प्रोड्यूस हो, उनको क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। ऐसे में तो क्या होगा, अगर मान लो नेगेटिव वाले हैं वो तो इधर चले जाएंगे, पॉजिटिव वाले इधर चले जाएंगे, है ना। ये चीज़ बता रहे हैं। As mentioned previously, most of the ionization produced in a air cavity is caused by the electrons are liberated in the surrounding wall। अब क्या हो रहा है कि भाई, है ना, जो भी आयनाइजेशन एयर कैविटी के अंदर बन रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन कॉज कर रहा है, दैट आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग वॉल। आसपास की वॉल से जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होकर आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एयर में क्या होगा, आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा टू एंटर द एयर कैविटी। देयरफॉर इन ऑर्डर फॉर द थिम्बल चैम्बर टू बी इक्विवेलेंट टू द फ्री एयर चैम्बर। अब उनको क्या चाहिए कि थिम्बल चैम्बर क्या हो, फ्री एयर चैम्बर के बराबर हो। तो थिम्बल की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, एयर इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, एयर की इक्विवेलेंट बनाने के लिए होती है। दिस चैम्बर इंश्योर दे द एनर्जी, मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर है एयर का, वो किसके बराबर हो, ये थिम्बल की वॉल का, है ना, एटॉमिक नंबर बराबर हो। तो दिस कंडीशन वुड एंश्योर द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड थिम्बल वॉल वुड बी सिमिलर एज दैट ऑफ एयर। ये कंडीशन क्या बताती है कि जो थिम्बल वॉल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम बन रहा है वो कैसा हो, एयर के थिम्बल वॉल के बराबर हो। फॉर द थिम्बल चैम्बर टू बी एयर इक्विवेलेंट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द वॉल मटेरियल ऑफ द सेंटर इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सच। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या होना चाहिए, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, जो अपने वॉल का जो मटेरियल है उसका जो एटॉमिक नंबर है, और सेंट्रल इलेक्ट्रोड है, वो कैसे हो, दोनों फ्री एयर चैम्बर की तरह बिहेव करे। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, द कॉमनली यूज एयर मटेरियल विच इज़ यूज्ड ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन, बेकेलाइट या प्लास्टिक कोटेड इनसाइड द कंडक्टिंग लेयर ऑफ ग्रेफाइट एंड कंडक्टिंग मिक्सचर ऑफ बेकेलाइट एंड ग्रेफाइट। तो देखो इसके अंदर क्या क्या होता है, अपन सिंपल सी बात करें तो अपन ग्रेफाइट ले लेते हैं। ग्रेफाइट किसका बना होता है, अपने कार्बन का बना होता है ना। और दूसरा अपन क्या लेते हैं, बेकेलाइट ले लेते हैं, या अपना बेकेलाइट भी ले लो, है ना। अपन ने क्या ले लिया, बेकेलाइट भी ले लिया। और अपन ने तीसरा क्या चीज़ ले ली, ग्रेफाइट ले लो, बेकेलाइट ले लो, और तीसरा अपन ने क्या ले लिया अपने पास, ग्रेफाइट, बेकेलाइट और प्लास्टिक कोटेड इन अ कंडक्टिंग मिक्सचर ऑफ, और साथ में अपन ने प्लास्टिक कोटिंग मिक्सचर ले लिया। ठीक है, ताकि ये चीज़ स्टेबल रहे। और मान लो ग्रेफाइट और बेकेलाइट तो ये क्या हो सकता है, बाद में जड़ भी सकता है, तो इसलिए अपन ने क्या ले लिया, प्लास्टिक भी ले लिया। ठीक है, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द वॉल इज लेस देन दैट ऑफ एयर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा वॉल का, ये क्या होगा, एयर के मुकाबले में लेस होगा। तो ये कितना होता है, इट इज़ क्लोजर टू द कार्बन। देखो एक्चुअली अपने एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है, अपने पास नाइट्रोजन भी होती है, अपने पास अदर गैसेस भी होती है। तो इन सब का जो एटॉमिक मास होता है, तो अपन क्या लेते हैं, सबका एवरेज लेते हैं। तो अपन क्या मानते हैं, उनको परसेंटेज कितने परसेंटेज में अमाउंटों से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो क्या होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, जो अपना एयर है वो उसका एटॉमिक नंबर क्या माना जाता है, 6 माना जाता है। और अपन क्या लेते हैं, कार्बन बेस मिक्सचर लेते हैं, तो उसका भी एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, द वॉल शुड गिव राइज टू लेस आयनाइजेशन इन द कैविटी देन द फ्री एयर वॉल। तो वॉल को क्या होता है, शुड गिव द राइज और लेस आयनाइजेशन इन द कैविटी देन अ फ्री एयर वॉल। तो अपन क्या लेते हैं, यूजली ग्रेटर एटॉमिक नंबर लेते हैं फॉर द सेंट्रल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और अपन क्या रखते हैं, एंड द प्लेसमेंट ज्योमेट्री विद इन द थिम्बल कैन प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर द, तो अपन क्या लेते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रोड्स में यहाँ पर तो अपन हाई एटॉमिक नंबर रखते हैं, यहाँ पे अपन लो एटॉमिक नंबर रखते हैं। ठीक है, ताकि अपनी ज्योमेट्री बने रहे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, अपन ने बात करें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की, तो अपन को
डिटेल में अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है। जो अपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, ये क्या होता है, एलिमेंट का इन विच द फोटोन इंटरेक्ट विद सेम वे विद द गिवन कंपोजिट मटेरियल। तो इसमें क्या बता रहा है कि भाई जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, इन विच फोटोन इंटरेक्ट विद द सेम वे विद द गिवन कंपोजिट मटेरियल। कि इसमें जो फोटोन है वो जितना मटेरियल के अंदर दे रखा है कंपाउंड, उतना वो क्या करे, उसी वे में क्या करे, इंटरेक्ट करे। तो फोटो इलेक्ट्रिक क्या होती है, हाईली एटॉमिक नंबर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होता है। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, एटॉमिक नंबर कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, है ना। आपने पढ़ रखा था, जेड इज कंसिडर टू बी द फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन। तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है उसको अपन ने क्या बनाया, फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन के बराबर बनाया। मे नॉट डिफाइड दिस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एज ए कंपाउंड ऑफ फॉलोज। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो होता है AZ1, है ना, प्लस A2Z2, है ना, प्लस A3, है ना, 2.94, और ऐसे करते करते AN आ जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ अपन बता रहे हैं। तो ये अपना एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसमें अपना क्या होता है, AZ1 AZ2, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा गलत दे रखा है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे A1Z1 A2, देखो इसमें क्या होगा, A1Z1, है ना, इधर लिख दिया 2.94, प्लस लिख दिया A2Z2, ठीक है, प्लस लिख दिया अपन ने A3Z3, है ना, और इन सब पे क्या लगाना है, 2.94, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, सब पे लगा देना। और ये अप टू जाएगा ANZN, है ना, जिसको अपन ने कब तक जाएगा, ये अपना ANZN, इसमें लिख देंगे 2.94। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को लिखनी होगी। A1Z1, और इसमें ले लेते अपन पावर 2.94, प्लस लगा देंगे A2Z2 अप टू 2.94, और फिर जाएगा अपना ये ANZN अप टू ANZN टू 2.994। ठीक है, और ये अपने होल ब्रैकेट में आ जाएगा। और इसकी पावर आएगी इसके पास अपने आएगी 1/2.94। ये अपने पास फॉर्मूला बन के आ जाता है। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला अपन इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अपन को भाई पता करना है कि भाई एटॉमिक नंबर ऑफ एयर क्या है। तो अपन क्या बताए, कंपोजिट बाय द वेट बाय नाइट्रोजन। अगर अपन को नाइट्रोजन का वेट दे रखा है, ऑक्सीजन का दे रखा है, आर्गन का दे रखा है। अपन को पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एयर क्या होता है, Na/Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। Z क्या होता है, वो अपने पास एटॉमिक नंबर, और Aw क्या होता है, फ्रैक्शन बाय वेट। तो ये क्या होता है, इनटू फ्रैक्शन बाय वेट से अपन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें अपन को 14 एटॉमिक मास कितना होता है, 14 एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा तो ये आया। ऑक्सीजन का ये आया, इसके तो A1 कितना हुआ, 2.27 अपॉन 3.01। ठीक है,
ये अपन ने निकाला। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 3.01 होते। तो अपन ने A1 कितना निकाला नाइट्रोजन के लिए, दिस। A2 कितना निकाला, दिस, है ना। और A3 कितना निकाला अपन ने, 0.04 इंटू 3⁶, मतलब 3.01 निकाला। और फिर अगर मैं इसमें कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, 2.71 A1 इंटू Z1, ठीक है। Z1 निकाल लिया अपन ने। और फिर निकालने का A2 इंटू निकाला Z2, फिर निकाला A3 इंटू निकाला Z3, है ना। और फिर अपन ने इसको 1/2.94 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये अपना निकल के आ गया। वी हैव प्रपोज द एक्सपोनेंशियल लाइफ फॉर, ठीक है। सिंस में द ऑथर हैविंग प्रपोज डिफरेंट वैल्यू फॉर एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस और कंप्यूटिंग द मीन एटॉमिक नंबर वैल्यूज फॉर m for Zm in equation for Zm. For example, the mean atomic number using table 1 appear we can calculate the using m is equal to 3.5, ठीक है। अपन इसमें ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, सो कहाँ थे हम थे चैम्बर कैलिब्रेशन के ऊपर। तो थिम्बल चैम्बर एक कुड बी यूज डायरेक्टली टू मेजर एक्सपोजर इफ़, इसमें क्या बता रहा है कि अपना जो चैम्बर है वो क्या होता है, ये एक्सपोजर मेज़र करने के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर ये क्या हो, इट वॉज एयर इक्विवेलेंट, मतलब कैसा वो एयर के इक्विवेलेंट हो, है ना। और क्या हो अपने इट्स कैपेसिटी वॉल्यूम वॉज एक्यूरेटली नोन, इसकी क्या हो कैपेसिटी वॉल्यूम, इसकी क्या हो नोन हो, है ना। सॉरी कैविटी वॉल्यूम, इसकी क्या हो कैविटी वॉल्यूम नोन हो। और तो तीसरा अपन को पता हो कि इसकी वॉल थिकनेस वो कितनी हो, वो इतनी हो कि वो इक्विलिब्रियम वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करवाने के मतलब कैपेबल हो सके, ठीक है। ये चीज़ अपने इसमें बता रखा है। तो इसमें क्या होता है, अगर देखो सीधी सी बात है, अपन को एक्सपोजर पता करना है तो पहले तो वो जो मटेरियल है वो एयर की इक्विवेलेंट हो, जिसमें अपन कार्बन ग्रेफाइट वगैरह की मिक्सचर, बैकलाइट की मिक्सचर यूज़ करते हैं। कैम्बर कैविटी वॉल्यूम अगर अपन को पता होगी तभी अपन इसको वॉल्यूम में पता कर पाएंगे, है ना। कैविटी की जो वॉल्यूम अपन ने जो डिज़ाइन में करी हुई होती है जब मशीन बनी होती है। और तीसरा उसकी वॉल्ट थिकनेस, अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम नहीं अचीव कर पाया तो अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपोजर का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू क्या होता है, आयनाइजेशन चार्ज, है ना। क्यू इज द आयनाइजेशन चार्ज रिलेटेड इन द कैविटी एयर, इसकी डेंसिटी पी हो, एयर की डेंसिटी, रो मतलब एयर की डेंसिटी, क्यू मतलब आयनाइजेशन चार्ज कितना लिबरेट करा, वी हो गया वॉल्यूम, और ए हो गया फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इन्फ्लुएंस, ठीक है। ए क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लुएंस विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर इक्विवेलेंट वॉल, जो कि क्या हो एयर इक्विवेलेंट वॉल से ट्रांसमिटेड ऑफ इक्विलिब्रियम थिकनेस, ठीक है। ए फैक्टर क्या होता है, स्लाइटली लेस होता है 1.00 से, और ये कैलकुलेट का होता है द एक्सपोजर फॉर द एनर्जी फ्लुएंस, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेट द एक्सपोजर फॉर द दैट विल एग्जिस्ट इन अ पॉइंट ऑफ मेजरमेंट इन द एब्सेंस ऑफ चैम्बर, ठीक है। तो ये क्या करता है, चैम्बर के एब्सेंस में ये एग्जिस्ट करता है ना। ये क्या होता है कि एक्सपोजर ऑफ एनर्जी फ्लुएंस, ये बताता है कि भाई एनर्जी का फ्लुएंस कितना है। इज अ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी डिजाइनिंग अ चैम्बर दैट विल रिकॉर्डली सर्टिफाई द कंडीशन ऑफ इक्वेशन 6.5, ठीक है। अपन को क्या है, ये चैम्बर बनाने में कुछ डिफ़िकल्टीज आती है जिसमें ये इक्वेशन क्या हो सेटिस्फाइड हो रही हो। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ थिम्बल चैम्बर दैट इज़ एक्जैक्टली एयर इक्विवेलेंट। सबसे पहले तो क्या होगा कि ऐसा चैम्बर बनाना जो कि बिल्कुल एयर के इक्विवेलेंट हो, ये इसमें इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। अगर अपन हर एक कॉम्बिनेशन को भी लेके चलें, भाई वॉल के मटेरियल को अगर अपन सही ले, सेंट्रल इलेक्ट्रोड को भी वन करें तो एक्सेप्टेबल एयर इक्विवेलेंस आ सकते हैं, लेकिन 100% एयर इक्विवेलेंस हो लिए ज़रूरी नहीं है इन द लिमिटेड फोटोन एनर्जी रेंज। और ये क्या हो सकता है, लिमिटेड फोटोन एनर्जी रेंज में काम में आ सकता है। इन एडिशन इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एक्यूरेटली द चैम्बर वॉल्यूम डायरेक्टली। अपन को क्या है, चैम्बर को वॉल्यूम अपन डायरेक्टली बता नहीं कर सकते। In the actual proxy, the Thimba chamber is always calibrated against the free air chamber for X-rays to for a few 100 किलोवोल्ट्स। इसमें क्या होता है, जो थिम्बल चैम्बर होता है उसको अपन हमेशा कैलिब्रेट करते हैं अगेंस्ट अ फ्री एयर चैम्बर, ठीक है। इसमें पहले अपन ने फ्री एयर चैम्बर पढ़ा और थिम्बल चैम्बर करा, तो थिम्बल चैम्बर को अपन फ्री एयर चैम्बर में कैलिब्रेट करने के तौर पे काम में लेते हैं फॉर एक्स अप टू फ्यू किलो वोल्ट्स। द हाई एनर्जी, जो ज़्यादा एनर्जी होती है अप टू कोबाल्ट 60 गामा रेज। थिम्बल चैम्बर को कैलिब्रेट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड कैविटी चैम्बर, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी की अगर बात हो तो कोबाल्ट 60 को नाप नहीं पा रहा था, तो उसमें जो थिम्बल चैम्बर होते हैं वो अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कैविटी चैम्बर होता है
उससे थिम्बल चैम्बर को कैलिब्रेट करवाते हैं। कैलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है, इसमें मेजरमेंट लेते हैं और जो भी एरर वो होता है बार बार, तो उसको क्या होता है, जो एरर होता है उसको फिक्स करा जाता है विद अ नियरली एयर इक्विवेलेंट वॉल, जिसकी क्या होती है, ये मतलब एयर इक्विवेलेंट वॉल होती है, एग्जाम्पल ग्रेफाइट, एंड एक्यूरेटली नोन वॉल्यूम। तो अपन ने क्या करा, एक आइडियल स्टैंडर्ड कैविटी चैम्बर रखा जिसकी जो वॉल्स है वो अपन ने एयर इक्विवेलेंट रखी, और उसका जो वॉल्यूम था उसको अपन ने नोन करा, और उससे क्या करा, अपन ने थिम्बल चैम्बर को कैलिब्रेट करवा दिया। ठीक है, इन दिस केस द एक्सपोजर कैलिब्रेशन ऑफ थिम्बल चैम्बर रिमूव द नीड ऑफ नोड फॉर इट्स कैविटी वॉल्यूम। ठीक है, तो अपन क्या होता है, नॉन कैविटी वॉल्यूम की जो नीड होती है उसको इससे कम ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ऑल्सो एडिकेट वॉल इज नेसेसरी टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम। क्या है, एडिकेट वॉल थिकनेस अपने लिए जरूरी है, तो अगर अपन को पता करना है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम, अच्छा इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए द वॉल प्रोड्यूस सम एचुनेशन ऑफ द फोटोन फ्लक्स। तो जब फोटोन के फ्लक्स होता है तो क्या होता है, वॉल में भी कुछ एचुनेशन होता है। ठीक है, फिगर 6.4 शोज अ इफेक्ट ऑफ वॉल थिकनेस। फिगर 6.4 अच्छा, फिगर 6.4 बता रहा है कि इफेक्ट ऑफ वॉल थिकनेस और चैम्बर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये देखो, ये अपने चैम्बर रिस्पॉन्स में वॉल की थिकनेस का कैसे डिपेंडेंट है ये चीज़ बता रहा है। When the wall thickness is much less than or required for the equilibrium or maximum, few electrons are generated in the wall। जब कैसी है वॉल थिकनेस, ये अपन बात कर रहे हैं, देखो ये अपन बात कर रहे हैं 1 के आसपास। ठीक है, तो जब चैम्बर की वॉल की जो थिकनेस है वो अगर अपने कम हो, है ना, मतलब अपन 1 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी अपन बात कर रहे हैं। अगर अपनी क्या हो, चैम्बर की वॉल इतनी हो, थस द चैम्बर रिस्पॉन्स इज लो, तो चैम्बर रिस्पॉन्स क्या होगा, लो होगा। ठीक है, और कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स के बने होंगे इस वॉल के अंदर जनरेट होंगे। बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम इंक्रीज द चैम्बर रेस्पॉन्सेज अगेन रिड्यूस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एट्यूनेशन ऑफ बीम इन द वॉल। इसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो ये देखो यहाँ तक तो यही था, फिर उसके बाद क्या होगा, बीम के अंदर क्या वो वॉल की वजह से क्या होगा, बीम का एट्यूनेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से चैम्बर रेस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, beyond the equilibrium thickness, the chamber response is again reduced because of the increased attenuation of beam in the wall. The true exposure without attenuation can be obtained by extrapolating linear the attenuation curve beyond the maximum back to zero। तो अपन को जो है ना, विदाउट द फिल्टर वाला जो attenuation है वो कैसे हो सकता है, अगर मैं इसको लीनियर ग्राफ लूँ और इसको कैसे बता दूँ, ये देखो ये अपना क्या है, लीनियर एटेन्यूएशन ग्राफ। ठीक है, तो ये यहाँ से बता रहा है कि ये वाली लाइन क्या है, ये विदाउट द फिल्टर है। ठीक है, Beyond the equilibrium thickness, the chamber response is again reduced because of, ये क्या होता है, जो चैम्बर रेस्पॉन्स रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एट्यूनेशन ऑफ द बीम इन द वॉल। क्या होगा, अगर मान लो अपना इक्विलिब्रियम थिकनेस बढ़ जाती है, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, द चैम्बर रिस्पॉन्स होगा वो वापस से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, बीम में जो है वो वॉल की वजह से आने की वजह से क्या हो रहा है, एटेन्यूएशन हो रहा है। तो ट्रू एक्सपोजर क्या होता है, विदाउट एटेन्यूएशन कैन बी ऑब्टेन बाय एक्सट्रापोलेटिंग लीनियरली एच1 बियॉन्ड द मैक्सिमम बैक टू जीरो थिकनेस। तो यही चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, अपन ने बियॉन्ड द जीरो टू मैक्सिमम थिकनेस पे अगर अपन ले जाते हैं तो अपन को क्या बोलते हैं, विदाउट ट्रू एक्सपोजर मिल जाता है। ठीक है, if the chamber response is normalized to maximum reading, the extrapolating value of the thickness gave a factor correction of the 1/a used in equation 6.5। अगर अपन नॉर्मलाइज कर दें जो चैम्बर रेस्पॉन्स है उसको रीडिंग में, तो इसकी वजह से क्या होगा, वॉल थिकनेस में करेक्शन फैक्टर ऐड हो जाएगा, जो कि होता है 1/a, जो कि अपन इक्वेशन 6.5 में यूज़ कर लिया। ठीक है, ये होता है वॉल करेक्शन फैक्टर। ठीक है, ये आपको इसके याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर आप याद करके चलते हो तो बेटर है। तो ये द करेक्शन ऑफ जीरो वॉल थिकनेस हाउएवर इज यूजुअली अलाउड इन द एक्सपोनेंशियल कैलिब्रेशन ऑफ द चैम्बर एंड इज इनहेरिटेड इन द कैलिब्रेशन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इट इज़ अलाउड फॉर द एक्सपोजर कैलिब्रेशन इन द चैम्बर दैट इज इनहेरिटेड इन द कैलिब्रेशन फैक्टर। कैलिब्रेशन फैक्टर इसके अंदर इनहेरिटेड करा जाता है ना। ठीक है, व्हेन द कैलिब्रेशन फैक्टर इज अप्लाइड इन अ चैम्बर रीडिंग, जब अपन कैलिब्रेशन फैक्टर को चैम्बर रीडिंग में अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, इन सबको अपन क्या करते हैं, करेक्ट करा जाता है। इट कन्वर्ट द ट्रू वैल्यू इनटू ट्रू एक्सपोजर इन फ्री एयर विदाउट चैम्बर। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है,
तो इट कन्वर्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ ट्रू एक्सपोजर इन द फ्री एयर। तो ये क्या बताते हैं, विदाउट द चैम्बर। तो वो वैल्यू बताता है ट्रू एक्सपोजर की। द एक्सपोजर वैल्यू इज ऑब्टेन्ड इज फ्री फ्रॉम वॉल एटेन्यूएशन फॉर द प्री टर्बेंस इन्फ्लुएंस ऑफ द चैम्बर। ठीक है, तो ये क्या बताता है, जो एक्सपोजर वैल्यू है वो क्या बताता है, वो क्या बताता है, जो कि वॉल एटेन्यूएशन और प्री टर्बेंस इन्फ्लुएंस से आज़ाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिज़ायरेबल चैम्बर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक जो चैम्बर की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो चैम्बर अगर अपन को चाहिए तो एक आइडियल चैम्बर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये इसके बारे में अपन को इसमें पता लगेगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, देयर शुड बी मिनिमल वैरायटी ऑफ सेंसिटिविटी और एक्सपोजर कैलिब्रेशन ओवर द वाइड रेंज ऑफ फोटोन एनर्जी। पहले क्या बोल रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, एक तो वेरिएशन, जो सेंसिटिविटी का जो वेरिएशन है वो क्या सबसे मिनिमम होना चाहिए, है ना। सेंसिटिविटी क्या होती है कि मतलब वो रेडिएशन को लेकर, मतलब जैसे अगर रेडिएशन सेंसिटिविटी मतलब रेडिएशन पे एक्सपोज हो रहा है तो वो कितनी एक्यूरेट उसकी रीडिंग दे पा रहा है, जितनी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग दे पाता है वो इसकी सेंसिटिविटी कहलाता है। उसमें वेरिएशन सबसे कम से कम होना चाहिए। और एक्सपोजर कैलिब्रेशन जो होता है, जो अपन कैलिब्रेशन का फैक्टर यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ फोटोन एनर्जी के वाइड रेंज पे काम करते हैं। देयर शुड बी सुटेबल वॉल्यूम टू अलाउ मेजरमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रेस ऑफ एक्सपोजर। तो इसमें क्या होता है, दूसरा कि इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, जिसकी वजह से अपन जो रेंज ऑफ एक्सपोजर है वो अपन मेजरमेंट कर सके। तो सेंसिटिविटी क्या होता है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, एक्सपोजर की रेंज में नहीं आ पाएगा और उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। द सेंसिटिविटी क्या होता है, चार्ज मेजर पर रॉन्जन। ठीक है, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज रॉन्जन पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चैम्बर सेंसिटिव वॉल्यूम। ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चैम्बर सेंसिटिव वॉल्यूम के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रीडिंग ऑफ 10, अगर मान लो एक्सपोजर है 30 सेंटीमीटर क्यूब चैम्बर का, 50 टाइम हायर है, नहीं इसमें रहने दो चलो। तीसरा क्या है, देयर शुड बी द मिनिमल वेरिएशन इन सेंसिटिविटी। तो क्या होता है, सेंसिटिविटी में सबसे मिनिमल वेरिएशन होना चाहिए। ठीक है, अगर मिनिमल वेरिएशन होगा तभी सही से वो काम कर पाएगा। विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, विद द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, विद द जो जिस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब रेडिएशन आ रही है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, जो सेंसिटिविटी में वेरिएशन है बिल्कुल मिनिमल होना चाहिए। ऑल्दो दिस काइंड ऑफ वेरिएशन कैन बी मिनिमाइज बाय द डिज़ाइन ऑफ द चैम्बर। ठीक है, ये क्या होता है, वेरिएशन को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय डिज़ाइन ऑफ द चैम्बर। ठीक है, चैम्बर को इस टाइप से डिज़ाइन रख के is taken to use the chamber in the same configuration under specified chamber calibration conditions। ठीक है, तो अगर मान लो अपन चैम्बर को चैम्बर कैलिब्रेशन कंडीशंस के अंदर अपन रखते हैं, उसमें बीम को स्पेसिफाइड कर देते हैं, तो चांसेस है कि इसमें बेटर कंडीशन में आ सकता है। देयर शुड बी द मिनिमम स्टेम लीकेज। तो इसमें क्या होना चाहिए, स्टेम लीकेज सबसे मिनिमम होना चाहिए। द चैम्बर इज नोन टू हैव अ स्टेम लीकेज इफ इट रिकॉर्ड आयोनाइजेशन प्रोड्यूस अदर देन सेंसिटिव वॉल्यूम। तो इसमें क्या होता है, स्टेम लीकेज सबसे कम होना चाहिए। एक चैम्बर को स्टेम लीकेज तभी पता कर पाता है, स्टेम लीकेज का मतलब क्या होता है कि मतलब चैम्बर की जो स्टेम होती है वहाँ से क्या हो, रेडिएशन का लीकेज हो रहा है। इफ़ इट्स रिकॉर्ड आयनाइजेशन प्रोड्यूस एनीवेयर अदर देन इट्स सेंसिटिव वॉल्यूम। अगर किसी चैम्बर में स्टेम लीकेज कब हो रहा है कि मतलब वो अदर देन सेंसिटिव वॉल्यूम, जहाँ पे सेंसिटिव वॉल्यूम है ना उसके अलावा कहीं पर भी अगर आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसको अगर रिकॉर्ड कर ले तो वो क्या कहलाता है, स्टेम लीकेज कहलाता है। ठीक है, अगर अपन स्टेम लीकेज के बारे में जानना है तो अपने आगे वाले चैप्टर्स के अंदर इसमें अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, द चैम्बर शुड हैव कैलिब्रेटेड एक्सपोजर अगेंस्ट द मिनिमल इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑल रेडिएशन क्वालिटीज़ फॉर विच एक्सपोजर इज़ टू बी मेजर्ड। तो चैम्बर को क्या होना चाहिए, इट शुड हैव कैलिब्रेटेड। तो चैम्बर को क्या होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए एक्सपोजर के लिए। ठीक है, चैम्बर का क्या होना चाहिए, एक्सपोजर के लिए कैलिब्रेटेड होना चाहिए अगेंस्ट द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताया था, किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से थिम्बल चैम्बर वगैरह होते हैं जो स्टैंडर्ड चैम्बर्स का, स्टैंडर्ड आयन चैम्बर्स का अपन इस्तेमाल करके जो उसे कैलिब्रेटेड करते हैं वो होना चाहिए फॉर और रेडिएशन क्वालिटीज़। एक्सपोजर क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। देयर शुड बी द मिनिमल आयन रिकॉम्बिनेशन लॉस। इसमें क्या होना चाहिए, आयन रिकॉम्बिनेशन लॉस सबसे कम होना चाहिए। अगर चैम्बर का वोल्टेज ज़्यादा हाई नहीं है तो फॉर द रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनसाइड द चैम्बर, और क्या होता है, देयर इज अ रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द चैम्बर।
चाहे विसिनिटी ऑफ द कनकेव सरफेस और कॉनकेव, ठीक है। अब क्या होता है, अपने जो चैम्बर होता है उसके अंदर जो शार्पली कनकेव सरफेस या कॉर्नर्स होता है, तो क्या होता है जो आयंस होते हैं वो वहाँ पे रिकॉम्बाइंड हो जाते हैं, है ना, और वो मेजर चार्ज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से क्या होता है, यही बोल रहे थे कि भाई जो आयन रिकॉम्बिनेशन का लॉस है उसको अपन ख़त्म तो कर सकते हैं नहीं, लेकिन उसका अपन को क्या चाहिए कि वो मिनिमल हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा से सीवियर हो जाती है फॉर द हाई सेंसिटिविटी और द पल्स बीम, ठीक है। जो पल्स बीम होते हैं ना उनके साथ ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फार्मर चैम्बर्स की, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या आ गया अपना टॉपिक, फार्मर चैम्बर्स। तो अपना फार्मर चैम्बर्स क्या बताता है, फार्मर चैम्बर्स को अगर मैं लेके चलूँ तो फार्मर चैम्बर्स क्या बताता है, इन द अर्ली डेज ऑफ रेडियोथेरेपी कंडेंसर चैम्बर विक्टर अर्मीटर वॉज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एयर फॉर रिलेटिवली लो एनर्जी बीम्स। तो जब अपन रेडियोथेरेपी के अर्ली डेज की बात करें तो सबसे पहले क्या आता था, कंडेंसर चैम्बर। कंडेंसर चैम्बर को बोलते हैं अपन विक्टोरियन आर मीटर, है ना। तो पहले अपन विक्टोरियन आर मीटर का सबसे कॉमनली यूज़ करते थे फॉर मेजरिंग एक्सपोजर रेट ऑफ एयर फॉर रिलेटिवली लो एनर्जी बीम। अगर मान लो एनर्जी जो है वो क्या है, लो एनर्जी वाली बीम है। लो एनर्जी का मतलब उसकी बीम क्या है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो अपन उसके अंदर क्या है, विक्टोरियन आर जो मीटर है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ करा जाता था, ठीक है। ये क्या यूज़ करता था कि भाई वो एयर के अंदर एक्सपोजर रेट कितना है, ये इसके बारे में मेजर करने के काम में आता था। ऑल्सो देयर वाज नो बेसिक लिमिटेशन फॉर द यूज़ ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन। तो इसमें क्या होता है कि ये हाई एनर्जी जो रेडिएशन होती है उसके कोई बेसिक लिमिटेशंस तो है नहीं। द डिज़ाइन ऑफ द स्टेम एंड एक्सेसिव लीकेज क्रिएट डोसीमेट्रिक प्रॉब्लम। तो जो डिज़ाइन होता है स्टेम का और एक्सेसिव जो स्टेम लीकेज होता है, इसकी वजह से क्या हुआ, एक्सेसिव डोसीमेट्रिक प्रॉब्लम आने लगे। मतलब क्या हो रहा था, जो जितनी रीडिंग आनी चाहिए उतनी रीडिंग नहीं आ पा रही थी। मतलब क्या हो रहा था, डोसीमेट्रिक प्रॉब्लम आ रही थी। स्पेशली व्हेन मेकिंग अ इंस्ट्रूमेंट इन फैंटम, जब अपन फैंटम्स में इंस्ट्रूमेंट बनाते थे तब प्रॉब्लम आता था। तो 1955 में फार्मर नाम की साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, एक चैम्बर डिज़ाइन करा जो कि स्टेबल और रिलायबल स्टेशनरी एक्सरेज और गामा रेज, अच्छा जो थेरेपी के लिए, देखो ये फार्मा चैम्बर्स क्या थे, इस फार्मा नाम के साइंटिस्ट से जिन्होंने ऐसा चैम्बर डिज़ाइन करा जो कि क्या करा, एक स्टेबल और रिलायबल, मतलब स्टेबल मतलब एक संतुलित, है ना, और रिलायबल मतलब लंबे समय तक चलने वाला सेकेंडरी एक्सरे का स्टैंडर्ड बनाया, है ना। जो एक्सरे की मशीन होती है उसका सेकेंडरी स्टैंडर्ड चैम्बर बनाया, और वो एक्सरेज के लिए भी बनाया और गामा रेज के लिए बनाया, जो कि कवर करती थी सारी एनर्जी जो कि अपन थेरेपी में काम में लेते हैं, जो कि थेरेपेटिक रेंज से ऑल द एनर्जीज के बराबर होते हैं। दिस चैम्बर कंस्टिट्यूट कनेक्ट विद द स्पेसिफाइड इलेक्ट्रोमीटर इज़ नोन टू ए बेलविड फार्मर सब स्टैंडर्ड डोसीमीटर, ठीक है। ये चैम्बर को अपन क्या करते थे, एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते थे टू मेजर द आयनाइजेशन चार्ज। और ये क्या हम क्या करता था, आयनाइजेशन चार्ज को मेजर करने के काम में आता है। इसको बोलते हैं अपन बेल्डविन फार्मर सब स्टैंडर्ड डोसीमीटर, इसका नाम है। द ओरिजिनल डिज़ाइन ऑफ फार्मर चैम्बर वॉज मॉडिफाइड बाय द एरिड एंड फार्मर, ठीक है। जो ओरिजिनल डिज़ाइन था फार्मर चैम्बर को उसको मॉडिफाइड करा गया बाय द एरिड और फार्मर टू प्रोवाइड अ बेटर फ्लैटर एनर्जी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक टू कॉन्स्टेंसी ऑफ डिज़ाइन। इसकी वजह से क्या करेगा, टू प्रोवाइड बेटर एनर्जी रिस्पॉन्स। इसकी वजह इसने क्या करा, बेटर जो एनर्जी रिस्पॉन्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोर कंसिस्टेंसी ऑफ डिज़ाइन फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर। तो इन्होंने क्या करा, जो एनर्जी रिस्पॉन्स होता है उसको बेटर करा, है ना, और जो कंसिस्टेंसी है डिज़ाइन की एक चैम्बर से अनदर उसको क्या करा, बेटर करा। दिस चैम्बर शोन सिस्टमेटिकली इन द फिगर 6.5, ठीक है। ये जो ये अपना फार्मर चैम्बर है ये अपन को अच्छे से इस फिगर में अच्छे से दिखाया गया है। This chamber, the actual dimension of thimble and the central electrode is indicated on the diagram, ठीक है। तो इसमें जो एक्चुअल जो साइज़ है वो इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेट करके बनाया गया है। देखो ये जितने भी आपको साइज़ दिख रहा है ये क्या अपने पास, ये इसके एक्चुअल साइजेस है। जो एक्चुअल में जो वो फार्मर चैम्बर होता है उसके टोटल साइजेस दे रखे हैं। एक्चुअल डायमेंशन ऑफ थिम्बल एंड सेंट्रल इलेक्ट्रोड, द थिम्बल वॉल इज मेड अप ऑफ प्योर ग्रेफाइड एंड सेंट्रल इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ प्योर एल्यूमिनियम। तो अपन को पता है कि भाई जो साइड वॉल होती है वो क्या करती है, एक से एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। उसको अपन को क्या बनाना है, कंडक्टिंग बनाना है। कंडक्टिंग बनाने के लिए अपन को क्या रखना है, एयर इक्विवेलेंट मटेरियल लेना है। एयर इक्विवेलेंट मटेरियल ले लिया तो एयर इक्विवेलेंट मटेरियल कैसा होता है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 6 हो।
तो ऐसे में अपन जो होता है वो ग्रेफाइट है ना, जो कि क्या होता है कार्बन का सब्स्टिट्यूट होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो वो क्या होता है एयर इक्विवेलेंट ले लेते हैं। और अगर अपन एयर इक्विवेलेंट लेते हैं तो अपन क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है वहाँ पे एल्यूमिनियम रखते हैं। एल्यूमिनियम क्या होता है अपने पास हाई एटॉमिक नंबर वाला मटेरियल होता है, तो अपन इसके अंदर जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है वो प्योर एल्यूमिनियम लगाते हैं। तो वो इंसुलेटर क्या होता है कंसिस्ट ऑफ पॉली ट्राई क्लोरो फ्लोरो इथाइलिन, तो इसमें PTCFE पॉली ट्राई क्लोरो फ्लोरो इथाइलिन अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको अपन एज अ इंसुलेटिंग मीडियम यूज़ करते हैं। ठीक है, नहीं तो सही रीडिंग नहीं आती। द कलेक्टिंग वॉल्यूम एयर वॉल्यूम इज कंसिस्टिंग नॉर्मली टू, ठीक है, कलेक्टिंग वॉल्यूम कितनी होती है ना, कलेक्टिंग वॉल्यूम 6.25 नहीं 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अपनी जो कलेक्टिंग वॉल्यूम होती है कितनी होती है 0.6 के सेंटीमीटर क्यूब, जो कि 0.6 ml होती है। देयर आर 3 इलेक्ट्रोड्स इन वेलगार्ड आयनाइजेशन चैम्बर। इसमें क्या होता है टोटल 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है, और दूसरा क्या होता है कलेक्टर होता है, तीसरा थिम्बल वॉल होती है, और चौथा क्या होता है गार्ड इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बात करें कि अपन 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना। एक तो क्या होता है अपने पास सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है, एक अपने पास सेंट्रल इलेक्ट्रोड को या तो अपन कलेक्टर कहते हैं ना, एक थिम्बल की वॉल होती है, और एक अपने पास गार्ड इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, द कलेक्टर इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, जो भी आयनाइजेशन प्रोड्यूस हुआ उसको क्या करता है कलेक्ट करता है, और ये क्या करता है इसको करंट को चार्ज मेजरिंग डिवाइस जो कि अपना इलेक्ट्रोमीटर होता है यहाँ पर भेजता है। ठीक है, देखो जैसे अगर मान लो ये यहाँ पर आयनाइजेशन प्रोड्यूस हुआ है ना, तो ये क्या करेगा कलेक्टर इसको कलेक्ट कर लेगा, है ना। और यहाँ से क्या कनेक्ट होता है अपने पास एक इलेक्ट्रोमीटर कनेक्ट होता है ना। ये क्या बताता है, ये चार्ज मेजर बताता है, ये क्या होता है ऐसा इसमें चार्ज मेज़र करके बता देता है। ठीक है, कि इसमें कितना चार्ज है, ये क्या होता है अपने पास इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर से कनेक्ट हो जाता है। द इलेक्ट्रोमीटर प्रोवाइड अ ड्यूअल पोलैरिटी हाई वोल्टेज सोर्स टू होल्ड द कलेक्टर एट अ हाई बायस वोल्टेज। तो ये क्या करता है इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है, जो अपना ये क्या बोलते हैं कलेक्टर होता है, इसके अंदर क्या करता है हाई बायस वोल्टेज, तो उसमें वोल्टेज मेंटेन करके रखता है। वोल्टेज कितना 300 वोल्ट तक का वोल्टेज क्या करता है वो मेंटेन करके रखते हैं। क्या होता है हाई मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। द थिम्बल इज ग्राउंड पोटेंशियल, थिम्बल कैसे होता है ये ग्राउंड पोटेंशियल पे होता है, और एक गार्ड होता है जो कि कीप रखता है सेम पोटेंशियल पे एज द कलेक्टर। ठीक है, तो जो गार्ड होता है वो सेम पोटेंशियल पे रखा जाता है। तो फिर अपन बात करते हैं जो कि अपना गार्ड इलेक्ट्रोड है, इसके 2 पर्पस होते हैं। द गार्ड इलेक्ट्रोड सर्व 2 डिफरेंट पर्पस। पहला पर्पस क्या होता है 1 इज टू प्रिवेंट द लीकेज करंट फ्रॉम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड। पहला क्या होता है कि भाई जो गार्ड इलेक्ट्रोड होता है उसका पहला तो काम क्या होता है कि वो जो लीकेज करंट है उसको रोकता है ना। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड के अंदर से जो कलेक्टर होता है उसके अंदर जो भी अगर करंट लीकेज हो रहा है तो उसको क्या करता है उसको प्रिवेंट करता है कि ताकि वो लीकेज नहीं हो। और दूसरा क्या होता है अभी वो आयन कलेक्शन वॉल्यूम को डिफाइन करने के काम में आता है। ठीक है, कि वो आयन कलेक्टिंग वॉल्यूम कितना है। मोस्ट ऑफन इज द कलेक्टर इज ऑपरेटेड विद द पॉजिटिव वोल्टेज टू कलेक्ट द नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है, तो ज़्यादातर अपन क्या लेते हैं नेगेटिव वोल्टेज को कलेक्ट कर नेगेटिव चार्ज को कलेक्ट करता है। तो इसमें जो कलेक्टर होता है उसको अपन कौन सा वॉल्यूम देता है पॉजिटिव देता है। ठीक है, इसके अंदर क्या दे दिया पॉजिटिव चार्ज दे देता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में आने की वजह से जो कलेक्टर है जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से क्या आ जाता है ये जो ये मान लो जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जो इधर आसपास जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर देता है वो कलेक्ट कर लेगा। ये चीज़ में बता रखी है। ऑल थ्रू द आइदर पोलैरिटी शुड बी कलेक्टेड इन द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द आयनाइजेशन चार्ज द चैम्बर इज डिजाइंड विद मिनिमल पोलैरिटी इफेक्ट। ठीक है, द एनर्जी रिस्पॉन्स ऑफ चैम्बर डिजाइंड बाय द एरिडन फार्मा शोन इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट ऑफ कैलिब्रेशन फैक्टर। तो अपन ने क्या करा जो एनर्जी रिस्पॉन्स है वो अपन ने क्या करा चैम्बर को डिज़ाइन करा बाय द एरिडन फार्मर, और उसको क्या कैसे डिज़ाइन करा बाय द कैलिब्रेशन फैक्टर। ठीक है, कि अपना कैलिब्रेशन फैक्टर इसके अपन ने इस्तेमाल करा एज अ फंक्शन ऑफ द बीम हाफ वैल्यू लेयर। तो इसको अपन ने बीम जो कि हाफ वैल्यू लेयर की जो बीम थी उससे अपन ने एज अ फंक्शन डिसाइड करा। द रेस्पॉन्स इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट फ्रॉम 0.3 mm CU हाफ वैल्यू लेयर
अपवर्ड विद इन 4% फ्रॉम 0.05 mm कॉपर अपवर्ड। ठीक है, तो ये क्या आता कांस्टेंट 0.3। अगर मैं 0.3 की बात करूँ, ये मान लो ये रही 0.3 से अप टू 4% ऑफ 0.5 mm, 0.5 mm। ठीक है, 0.5 mm की 4%, देखो ये यहाँ तक क्या जा रहा है, कांस्टेंट ही जा रहा है ना, ये चीज़ बता रहा है। एरिड एंड फार्मर टोटल स्ट्रीम लीकेज को क्या बताया, 0.4%। ठीक है, टोटल व्हेन इरेडिएटेड 4 मेगा होल स्टेम ऑफ द बीम। ठीक है, जब 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एक्सरे बीम है ये क्या करे, पास आउट करे, तो उसमें जो चैम्बर में स्टेम लीकेज वो कितना है, 0.4% है ना। फार्मर चैम्बर इज वन डिस्क्राइब केयर, अदर फार्मर टाइप चैम्बर्स आर कमर्शियली अवेलेबल। ठीक है, तो अपने क्या होता है भाई, अदर फार्मर चैम्बर्स जो कि कमर्शियली अवेलेबल होता है। द लेटर चैम्बर कंस्ट्रक्ट सिमिलर विद द ओरिजिनल फार्मर चैम्बर, तो इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ओरिजिनल फार्मर चैम्बर्स के ऊपर ही लगभग सिमिलर होता है ना। और क्या होता है अपने पास फार्मर, और दूसरा क्या होता है अपने पास इलेक्ट्रोड, इसमें अपन इस्तेमाल कर लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या होता है, PTW, कैपिटल इन, नेल, एक्स्ट्राडिन और अदर, ये अपने पास कुछ कंपनीज है जिसका अपन इस्तेमाल, मतलब ये फार्मा चैम्बर्स को बेचती है। तो ये इनका सबका अपना डिज़ाइन होता है, लेकिन इनका डिज़ाइन क्या होता है, वो इनका बहुत सिंपल डिज़ाइन होता है और ये फार्मर चैम्बर से ही ताल्लुक़ रखता है। तो ये इसमें आ गया PTW, कैपिनटेक, NEL, एराडिन और अदर्स। उनकी क्या होता है कुछ अलग, सबके अपने अलग अलग मॉडल है और सबकी अपनी रिफाइनमेंट्स है। ठीक है, सबके अपने सुधार करके इसमें डाला हुआ है। इन जनरल द यूजर इज कॉशन अगेंस्ट द यूज ऑफ द चैम्बर विच हैज़ नॉट बीन इवेल्युएटेड एंड फाउंड एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसमें, जो नॉर्मल चैम्बर की होती है उसको इवेल्युएट नहीं करा हुआ और वो क्या हो एक्सेप्टेबल करी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंपोनेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मर चैम्बर। फार्मर चैम्बर के कंपोनेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, तो सबसे पहले तो आता है अपने पास चैम्बर वॉल, है ना। चैम्बर वॉल क्या होता है, जो थिम्बल चैम्बर के जो चैम्बर होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट या प्लास्टिक सच एस पम्मा इलेक्ट्रॉन एक्राइलिक। ठीक है, तो चैम्बर वॉल होता है, मतलब थिम्बल वॉल होती है फार्मा चैम्बर्स की, वो क्या होती है, या तो ग्रेफाइट की बनी हो सकती है ना, या फिर प्लास्टिक की बनी हो सकती है। प्लास्टिक का मतलब अपन PMMA, पॉली मेटा मिथाइलिन एक्राइलेट ऐसे कुछ होती है ना, ये एक्राइलिक मटेरियल होता है, PMMA उसकी बनी हुई होती है। नायलॉन की हो सकती है ना, नायलॉन की, एयर इक्विवेलेंट प्लास्टिक की, ऐसा प्लास्टिक जो कि एयर इक्विवेलेंट हो, है ना, कार्बन बेस, और टिश्यू इक्विवेलेंट प्लास्टिक हो। ठीक है, तो इनमें से अगर किसी की भी बनती है, यही चैम्बर बॉल बनाने के काम में आती है। इन केस ऑफ प्लास्टिक थिम्बल द इनर सर्फेस ऑफ द बॉल मेड विद अ कंडक्टिंग विद अ थिन कोट ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो इसकी जो इनर लेयर होती है वो किसके काम में आती है, थिन कोट ऑफ ग्रेफाइट बनाने के काम में आती है ना। ग्रेफाइट क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एयर इक्विवेलेंट मटेरियल यूज़ करता है। ठीक है, द वॉल थिकनेस ऑफ फार्मा टाइप चैम्बर वेरीज विद डिफरेंट मिक्स एंड मॉडल्स। ठीक है, जो वॉल थिकनेस होती है फार्मा टाइप चैम्बर की, वो क्या होती है, डिफरेंट मॉडल्स पे बनी होती है। तो अप्रॉक्सीमेट रेंज कितनी होती है, 0.04 to 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट रेंज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आउटर इलेक्ट्रोड। आउटर इलेक्ट्रोड क्या होती है, थिम्बल वॉल की। और मैं बात करूँ आउटर इलेक्ट्रोड की, आउटर इलेक्ट्रोड क्या होता है थिम्बल वॉल का, एक सेकेंड, हाँ, आउटर इलेक्ट्रोड की बात करूँ तो आउटर इलेक्ट्रोड थिम्बल वॉल का ये किसका बना होता है, मेड अप ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। और इनर सरफेस क्या होती है थिम्बल वॉल, ये किसकी होती है, कोटेड होती है कंडक्टिंग मटेरियल की। ठीक है, आउटर, हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रोड। तो जो अपना सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है, एल्यूमिनियम रॉड, जिसकी क्या होती है 1 mm ऑफ डायमीटर का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कलेक्टर इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो अपना कलेक्टर इलेक्ट्रोड होता है
वो क्या करता है, दैट डिलीवर द आयनाइजेशन करंट अप टू द चार्ज मेजरिंग डिवाइस द इलेक्ट्रोमीटर। तो क्या होता है, जो कलेक्टर इलेक्ट्रोड होता है वो क्या करता है, जो आयनाइजेशन करंट होता है उसको क्या करता है, एक चार्ज मेजर डिवाइस जो अपना इलेक्ट्रोमीटर होता है उसमें भेज देता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गार्ड इलेक्ट्रोड। तो गार्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर दैट रैप्स अराउंड द इंसुलेटर सराउंडिंग द सेंट्रल इलेक्ट्रोड इन द स्टेम ऑफ द चैम्बर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गार्ड इलेक्ट्रोड। गार्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक सेंट्रल कंडक्टर होता है जो कि क्या होता है, इंसुलेटर से रैप होता है अराउंड द सेंट्रल इलेक्ट्रोड इन द स्टेम ऑफ द चैम्बर। तो सेकेंडरी इंसुलेटर होता है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले ही बताया था भाई, गार्ड इलेक्ट्रोड का काम आपको, सेकेंडरी इंसुलेटर क्या होता है, ये देखो मैं आपको समझाऊँ, ये जैसे इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर को क्या करता है, रैप करके रखता है, ठीक है, यही अपना काम गार्ड इलेक्ट्रोड का होता है। द इंसुलेटर रैप अराउंड द गार्ड इलेक्ट्रोड सेपरेटिंग द गार्ड फ्रॉम आउटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। जो गार्ड इनर इलेक्ट्रोड में वो लगा हुआ होता है, वो आउटर बाहर के गार्ड इलेक्ट्रोड से क्या होता है, सेपरेटेड होता है, ठीक है। द गार्ड इज कीप्ड एट द सेम पोटेंशियल एट द सेंट्रल इलेक्ट्रोड। तो गार्ड इलेक्ट्रोड होता है उसको अपन क्या रखता है, सेम पोटेंशियल पे रखता है दैट ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रोड। वेयर देयर इज नो पोटेंशियल बिटवीन गार्ड एंड सेंट्रल इलेक्ट्रोड द चार्ज लीकेज डज नॉट गेट इनटू सेंट्रल इलेक्ट्रोड। अब क्या होता है, अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है गार्ड और सेंट्रल इलेक्ट्रोड की वजह से, तो जो चार्ज लीकेज होगा सेंट्रल इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा ही नहीं। द फंक्शन ऑफ द गार्ड इज टू प्रोड्यूस द लीकेज फ्रॉम एक्सट्रोजीनियस चार्ज टू द कलेक्शन इलेक्ट्रोड। तो ये क्या होता है, गार्ड इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, द फंक्शन ऑफ द गार्ड इलेक्ट्रोड इज टू रिड्यूस द लीकेज ऑफ एनी एक्स्ट्रानियस चार्ज टू द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। तो ये क्या होता है, अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, तो उसके जो लीकेज है उसको रिड्यूस करने के काम में आता है। द गार्ड इलेक्ट्रोड ऑल्सो पास द ग्राउंड लूप एंड कैपेसिटिव नॉइस करंट फ्रॉम कैरिंग सिग्नल्स, ठीक है। तो अपना जो गार्ड इलेक्ट्रोड होता है वो क्या करता है, इट पासेस ग्राउंड लूप एंड कैपेसिटिव नॉइस करंट एंड अवे फ्रॉम द सिग्नल कैरिंग सेंट्रल इलेक्ट्रोड। गार्ड इलेक्ट्रोड और क्या करता है, जो फील्ड नॉइस करंट्स होते हैं उनको क्या होता है, सिग्नल कैरिंग सेंट्रल इलेक्ट्रोड्स की वजह से दूर चले जाते हैं, नहीं तो क्या होता है वो डिस्टॉर्शन बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो को सही करता है। अगर मान लो एक्सेसिव नॉइज़ होगा तो इससे क्या होगा, जो अपना सिग्नल है, करंट सिग्नल है, वो सही से नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उसको क्या करता है, उस डिस्टॉर्शन को ख़त्म करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चैम्बर। ये अब बात करते हैं कैविटी वॉल्यूम की। तो चैम्बर और कैविटी वॉल्यूम के खिलाते हैं बिकॉज ऑफ द थिम्बल इज वेंटेड ऑन द आउटसाइड। अगर अपना थिम्बल है वो आउटसाइड वेंटेड होता है तो कैविटी वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिटरमाइन द मास ऑफ द एयर इन द कैविटी। द कैविटी वॉल्यूम क्या होती है, ये बताती है कि भाई कैविटी के अंदर एयर का मास कितना है। तो इसकी वजह से जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी का मतलब चार्ज मेजर्ड अपॉन यूनिट में एक्सपोजर ऑफ द चैम्बर। तो ये क्या होता है, जो सेंसिटिविटी होती है, चार्ज सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, चार्ज अपन ने इतना मेजर करा अपॉन यूनिट एक्सपोजर ऑफ द चैम्बर। तो ये क्या होता है, फार्मर चैम्बर्स के पास क्या होती है, सिलेंड्रिकल कैविटी होती है और नॉमिनल वॉल्यूम होता है 0.6 ml का, और कैविटी की रेडियस कितनी होती है, लगभग 0.3 सेंटीमीटर। एनर्जी डिपेंडेंस क्या होता है, चार्ज इन रेस्पॉन्स अपॉन यूनिट एक्सपोजर विद द बीम एनर्जी। तो एनर्जी डिपेंडेंस क्या होती है, अगर मान लो रेस्पॉन्स में कितना चेंज आ रहा है अपॉन यूनिट एक्सपोजर कितना है विद द बीम एनर्जी। फॉर एन आयन चैम्बर, अगर मैं आयन चैम्बर की बात करूँ, इन जनरल डिपेंड किस पे करता है, कंपोजिशन पे और वॉल की मटेरियल की जो थिकनेस होती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। द एनर्जी रिस्पॉन्स ऑफ चैम्बर डिसाइडेड बाय द एरिडम फार्मर शोन ऑफ द प्लॉट ऑफ कैम्बर कैलिब्रेशन फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ हाफ वैल्यू लेयर। तो ये एनर्जी रिस्पॉन्स है चैम्बर का, ये क्या डिज़ाइन किससे करा था, अरेडन चैम्बर। तो इसको वजह से अपन ने प्लॉट ऑफ कैलिब्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ बीम हाफ वैल्यू लेयर फिगर 6.6 की बात करें तो ये अपना चैम्बर कैलिब्रेशन एनर्जी रिस्पॉन्स बताया गया, ठीक है। हाँ, एनर्जी डिपेंडेंस, हाँ ठीक है, एनर्जी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्टेम इफेक्ट। स्टेम इफेक्ट क्या होता है, इट अराइजेस ड्यू टू, जो स्टेम इफेक्ट होता है वो क्यों रिड्यूस अराइज क्यों होता है, क्योंकि रेडिएशन इंड्यूस सिग्नल इन चैम्बर स्टेम एंड केबल इज एक्सपोज। क्योंकि क्या होता है, अगर मतलब रेडिएशन इंड्यूस सिग्नल इन द चैम्बर एंड द केबल इज एक्सपोज, अगर मान लो एक्सपोज करा जाता है ना चैम्बर की स्टेम और केबल को, तो क्या होता है, स्टेम इफेक्ट आ सकता है। तो स्टेम इफेक्ट क्या होता है, व्हेन द स्टेम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द अनगार्डेड स्टेम, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ स्टेम इफेक्ट इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी एज वेल एज टाइप ऑफ फोटोन। स्टेम इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था है ना, स्टेम इफेक्ट में क्या होता है,
स्टेम, एक मिनट, स्टेम जो स्टेम इफेक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एक तो एनर्जी पे डिपेंड करता है, और क्या हो सकता है, बीम, फोटोन और पार्टिकल पे बता। हाँ, स्टेम में अगर मान लो जैसे अपने जो अपनी कर्व शेप होती है, मतलब यहाँ पे मान लो जो डिस्टॉर्शन होता है, मतलब जो भी है ना आयनाइजेशन का जो लॉस हो रहा है उसको क्या होता है, वो पकड़ नहीं पाता, ठीक है। जो आयनाइजेशन जो अपने साइड में बन रहा है उनको क्या होता है, ये कलेक्ट नहीं कर पाते, उसकी वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन लॉस होता है, इसको अपन स्टेम इफेक्ट करते हैं। तो एक इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, स्टेम इफेक्ट क्या होता है, एनर्जी और बीम कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फोटोन बीम है, पार्टिकल बीम है। फुल्ली गार्डेड फार्मा टाइप चैम्बर है ऑलमोस्ट इमेजरेबल स्टेम। तो ये अपने क्या होता है, फार्मा चैम्बर्स होता है उनकी क्या होती है, इमेजरेबल स्टेम इफेक्ट होता है, ठीक है। हाउ एवर द स्टेम इफेक्ट मस्ट बी चेक पीरियोडिकली। तो जो अपना स्टेम इफेक्ट होता है उसको अपन क्या करते हैं, पीरियोडिकली चेक करते रहते हैं। मेजरमेंट मेड विद द चैम्बर ओरिएंटेशन ऑफ द टू position shown. The number of points of the field are selected for the measurement and correction for obtaining the function of stem length exposed in a relative field of the length specs to calibration, ठीक है। तो अपने क्या बता रहे, मेजरमेंट इज मेड विद द चैम्बर ओरिएंटेशन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ स्टेम लेंथ एक्सपोज ऑफ द ड्यूरिंग कैलिब्रेशन, ठीक है। अपने सिंपल सी चीज़ थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने इलेक्ट्रोमीटर्स पे, ठीक है। इसी के साथ अपना चैप्टर, ठीक है, अपने बहुत थोड़े बहुत टॉपिक्स और बचे हैं, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपन बात करें, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारे इलेक्ट्रोमीटर्स पर। तो अगर अपन अपने इलेक्ट्रोमीटर्स को लेकर चले, तो इलेक्ट्रोमीटर्स क्या होता है अपना, इलेक्ट्रोमीटर्स क्या कहलाता है, सिंस द आयनाइजेशन करंट और टू बी मेजर कैन बी वेरी स्मॉल। तो अपन ने जो आयनाइजेशन करंट और चार्ज को मेजर करा था वो कैसा था, इट इज़ वेरी स्मॉल। तो अपन ने क्या यूज़ करा, स्पेशल इलेक्ट्रोमीटर सर्किट को डिज़ाइन करा टू मेजर इट एक्यूरेटली, ठीक है। तो जो चार्ज मेजर हो रहा था वो काफ़ी स्मॉल हो रहा था। अपन को और स्पेशल इलेक्ट्रोमीटर सर्किट चाहिए थे, ठीक है, जो कि क्या करे, एक बेटर चार्ज को क्या मेज़र कर सके। तो इसकी वजह से अपन ने इलेक्ट्रोमीटर्स के अंदर क्या करा, डिज़ाइन में इम्प्रूव करा। और अब मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रोमीटर्स कौन से यूज़ करते हैं, आयन चैम्बर डोसीमेट्री के लिए। कौन सा होता है, आयन फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ये मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रोमीटर है जो कि अपना क्या होता है, आयन चैम्बर डोसीमेट्री में काम में आता है। नेक्स्ट होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स क्या होता है, इसमें अपन ने सिस्टमेटिकली अपन को क्या दिखाया गया, 3 सिंप्लीफाइड सर्किट दिखाया गया जो कि यूज़ कर रहा था आयनाइजेशन इन, ये देखो ये अपने पास 3 दे रखे है ना। पहला अपने क्या दे रखा है, इंटीग्रेटेड मोड में, दूसरा अपने दे रखा है रेट मोड में, और तीसरा क्या दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपोजर रीडिंग मोड में। तो अपने पास 3 ही दे रखा है, एक तो इंटीग्रेटेड मोड, रेट मोड और डायरेक्ट रीडिंग डोसीमेट्रिक मोड, ठीक है। तो अपने 3 मोड में दे रखा है, इंटीग्रेटेड मोड, रेट मोड और डायरेक्ट रीडिंग डोसीमेट्रिक मोड। किस में दे रखा है, इंटीग्रेटेड मोड, रेट मोड और डायरेक्ट रीडिंग डोसीमेट्रिक मोड। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो डिज़ाइन करा जाता है एक ट्रायंगल में, जिसमें क्या होता है, 2 इनपुट पॉइंट होता है। ये अपना एम्पलीफायर है, इसको अपन ने एक ट्रायंगल जैसी शेप में बनाया, जिसके मान लो ऐसे 2 इनपुट लगे हुए हैं। The negative terminal is called inverting terminal and positive one is called non inverting position। तो अपना जो नेगेटिव वाला होता है वो तो क्या कहलाता है, इन्वर्टिंग, और ये पॉजिटिव वाला क्या कहलाता है, अपने पास नॉन इन्वर्टिंग कहलाया जाता है। तो नेगेटिव, द टर्मिनोलॉजी अप्लाइज दैट द नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल विल गिव पॉजिटिवली एम्पलीफाइड वोल्टेज and a positive applied to the non inverting terminal and also give the positive amplified voltage, ठीक है। तो अपने क्या बता रहे हैं कि जो अपना नेगेटिव वोल्टेज है, ये अपनी क्या बता रहा है, जो अपनी नेगेटिव वोल्टेज वाला टर्मिनल है वो क्या करेगा, अपना पॉजिटिव एम्पलीफाइड वोल्टेज देगा। जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो क्या देगा, पॉजिटिव एम्पलीफाइड वोल्टेज देगा। और पॉजिटिव वोल्टेज को अपन अब अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में लगाएं, है ना, तो वो क्या देगा, पॉजिटिव एम्पलीफाइड वोल्टेज देगा, ठीक है। अगर नेगेटिव वोल्टेज को नेगेटिव में लगाएंगे तो पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, पॉजिटिव वोल्टेज को अपन पॉजिटिव करंट को अगर पॉजिटिव वोल्टेज में लगाए तो कोई पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव एम्पलीफाइड वोल्टेज देगा।
ठीक है, तो दोनों में नेट रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव एम्पलीफाइड वोल्टेज आएगा। अगर नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन प्रोवाइड होता है तो उसमें क्या होता है, ये अपन कनेक्शन फीडबैक कैपेसिटर या रजिस्टर से नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन प्रोवाइड करा देते हैं। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ अ हाई ओपन लूप गेन। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या होता है, ओपन लूप गेन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये कितना होता है, 10⁻4 से ज़्यादा होता है। एंड अ हाई इनपुट इम्पीडेंस, जो कि होता है इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है इसका, 10⁻12 ओम से ज़्यादा होता है। बिकॉज ऑफ दिस द इनपुट वोल्टेज डिक्टेटेड बाय द फीडबैक एलिमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द ओपन लूप गेन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको अपन डिक्टेट किसी करते हैं, फीडबैक एलिमेंट के इंडिपेंडेंट फायर कॉल द एरर वोल्टेज, है ना। देखो इसमें क्या है, जो अपना इंडिपेंडेंट ऑफ द लूप गेन है ना, जो अपने लूप में जो गेन हो रहा है उससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और जो पोटेंशियल होता है पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट का, जिसको अपन एरर वोल्टेज कहते हैं, तो वो क्या होता है, लो होता है बहुत, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, अगर अपन ने आयन का करंट दे दिया, आयनाइजेशन करंट दिया अपन ने 10⁻⁸ एम्पियर, और रजिस्टर एंड द फीडबैक सर्किट ये कितना था, रजिस्टर कितना था, 10⁹ ओम, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, विल बी करंट टाइम्स दैट ऑफ रजिस्टर और 100 वोल्ट। तो अपना जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा, रजिस्टेंस से करंट है 10 वोल्ट के, है ना, या फिर उससे ज़्यादा होगा। अज्यूमिंग वो लूप गेन वोल्टेज कितना हो गया, 10⁻4, एरर वोल्टेज कितना होगा, 10⁻³ से या फिर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम हो जाएगा। दिस लीड अ वेरी स्टेबल ऑपरेशन एंड अ वोल्टेज अक्रॉस द फीडबैक कैन बी एक्यूरेटली मेजर विद द क्लोज लूप गेन और ऑफ ऑलमोस्ट यूनिटी। ठीक है, एंड एन इंटीग्रेटेड मोड, अगर मैं इंटीग्रेटेड मोड के बारे में बात करूँ तो इसमें क्या होगा, द चार्ज का कलेक्टर क्यू एट आयन चिप डिपॉजिट ऑन द फीडबैक कैपेसिटर सी। तो अपना ये मान लो, ये इसमें क्या हुआ, आयन आयन में क्या, ये अपना आयनाइजेशन चैम्बर में क्या करा, चार्ज डिपॉजिट हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिपॉजिट इन फीडबैक कैपेसिटर सी। तो एक कैपेसिटर होता है सी, उसमें क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड, अच्छा ये वाला इंटीग्रेटेड मोड है। ठीक है, ऊपर वाला कौन सा था अपने पास, ऑपरेशनल एम्पलीफायर फीडबैक, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड मोड में अपन यही बात करेंगे। तो अपना जो इंटीग्रेटेड मोड है उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है ना, जैसे आपको दिख रहा होगा कि इंटीग्रेटेड मोड में तो ये आपको एक कैपेसिटर दिखेगा। और अगर अपन बात करें, देखो इंटीग्रेटेड मोड में तो कैपेसिटर दिखेगा, रेट मोड में आपको रजिस्टर दिखेगा, और एक डायरेक्ट एक्सपोजर रीडिंग मोड में आपको कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों दिख जाए। इंटीग्रेटेड मोड में जो चार्ज कलेक्ट होता है चैम्बर में, उसको डिपॉजिट करा जाता है फीडबैक कैपेसिटर सी में। यहाँ पे फीडबैक कैपेसिटर सी है, यहाँ पर क्या होगा, जो भी चार्ज बना है वो उसको डिपॉजिट करा जाएगा। तो वोल्टेज सी, वोल्टेज अपन ने सी लगा दिया, वोल्टेज वी अक्रॉस सी, इसमें कैपेसिटर के चारों तरफ अपन ने वोल्टेज वी लगा दिया। ये अपन ने एक वोल्ट मीटर के थ्रू क्या करेंगे, रीड करेंगे, है ना। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, जो भी कैपेसिटर का वोल्टेज है उसको रीड करेगा, और उसको किससे, कौन सी इक्वेशन से आएगा, V इजिकल्स टू क्यू अपॉन सी। ठीक है, अपन को पता है V इजिकल्स टू क्यू अपॉन सी होता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के काम में आता है, अपन ने पहले क्लास में पढ़ रखा है। वेयर सी क्या होता है, इट इज़ द कैपेसिटी, द मेजर वो वोल्टेज एसेंशियली बाय द मेजरमेंट ऑफ आयनाइजेशन चार्ज। ठीक है, इन द रेट मोड, रेट मोड के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर को रिप्लेस कर देते हैं अपन रेजिस्टेंस से। ठीक है, ये अपना रेजिस्टेंस जो होता है वो कैपेसिटर से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। इरेडिएशन ऑफ द चैम्बर कॉज आयनाइजेशन करंट आई टू फ्लो थ्रू अ रजिस्टर। तो ये क्या करता है, इरेडिएशन ऑफ द चैम्बर, अगर अपन इस चैम्बर पर रेडिएशन दे दें तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा थ्रू अ रजिस्टर, और वोल्टेज अपन कैसे निकलेंगे, V इजिकल्स टू आई आर पे आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज अपना कैसे निकलेगा, V इजिकल्स टू आई आर पे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वीजी अक्रॉस द रजिस्टेंस, द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज रिफ्लेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द आयनाइजेशन करंट। तो मेजरमेंट क्या होता है, ये वोल्टेज का, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, अपना मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन करंट की, कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अपन को वोल्टेज पता है ही, वोल्ट मीटर से पता लग देंगे, अपन को रेजिस्टेंस पता है ही, उससे क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉर टोटल कैपेसिटी और रेजिस्टेंस फीडबैक सर्किट। अब हम बात करें रेजिस्टेंस और की रेजिस्टिव फीडबैक सर्किट्स के बारे में, तो जो क्लोज लूप होता है, गेन फॉर द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूनिटी। तो क्लोज लूप गेम के ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या होता है, यूनिटी होता है। अपन ने देखो यहाँ पे पढ़ा था ना, क्लोज लूप यहाँ पे कितना होता है, क्लोज लूप गेन फॉर ऑलमोस्ट यूनिटी। ठीक है,
द आउटपुट वोल्टेज गिवन ना, देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द गिवन बाय द वोल्टेज अक्रॉस द फीडबैक एलिमेंट, ठीक है, जो आउटपुट वोल्टेज निकलता है। इफ द वेरिएबल फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, जो वेरिएबल फ्रैक्शन है आउटपुट वोल्टेज का, इस फीडबैक टू द इनपुट बाय वोल्टेज ड्राइवर, ठीक है, via voltage driver. The electrometer can be converted into the direct reading R upon mean minute instrument for the given chamber, give the quality of radiation. The given the direct exposure reading R instrument for the special electrometer circuit has been designed to measure accurately ionization current even lowest and give power minus 15 ammeter. स्पेशल इलेक्ट्रोमीटर सर्किट्स को क्या बोला, ये किसको डिज़ाइन करा गया, टू मेजर एक्यूरेटली आयनाइजेशन करंट, ठीक है। इलेक्ट्रोमीटर्स को अपन ने डिज़ाइन करा ताकि अपन आयनाइजेशन करंट को अच्छे से मेज़र कर सके, जो कि लो हो 10⁻⁻15 एमीटर से भी, ठीक है। सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ चैम्बर्स एंड इलेक्ट्रोड मीटर यूजिंग ऑपरेशनल कमर्शियली अवेलेबल। तो चैम्बर और इलेक्ट्रोमीटर्स को अपन क्या यूज़ करते हैं, क्या यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो उसमें क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ होता है ना। उसको अपन कमर्शियली अवेलेबल है, उसमें अपन को एक डायग्राम में ये दिख रहा है, ठीक है। कमर्शियली अवेलेबल क्या है, इलेक्ट्रोमीटर्स है, ठीक है। तो फार्मर टाइप जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, सॉरी, फार्मर टाइप क्या होता है, 0.6 सेंटीमीटर क्यूब आयनाइजेशन चैम्बर इज कनेक्टेड टू द शीडल केबल टू द इलेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो ये आयन चैम्बर किससे कनेक्टेड हो, वो क्या होता है, अपने इलेक्ट्रोमीटर से कनेक्टेड होता है थ्रू अ शील्डेड केबल। सिस्टम को अपन मेज़र करते हैं टू इरेडिएटेड चार्ज और आयनाइजेशन करंट। तो इसके अपन क्या करते हैं, चार्ज और आयनाइजेशन करंट कितना है उसको मेजर करने का काम में आता है। बोल द चार्ज इलेक्ट्रोमीटर इज कैलिब्रेटेड सो द रीडर इज कन्वर्टेड इनटू द एक्सपोजर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, चैम्बर और इलेक्ट्रोमीटर को कैलिब्रेट करते हैं, तो जो रीडिंग होती है उसको एक्सपोजर में कन्वर्ट किया जा सके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पेशल चैम्बर्स की, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्पेशल चैम्बर्स की। देखें ना, पास कंप्लीट होने वाला है अपना, ये है 87 पे, ओके। अभी है अपन 84 पे, हाँ नहीं, सिर्फ 4 पन्ने और बचे, ठीक है। तो अब तक अगर आप हैं तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा और बने रहिए, थोड़ा सा आगे हो सकता है टफ हो, ठीक है। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो अपन कभी हार नहीं मान सकते। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक सेकेंड, तो कहाँ थे हम, अपने थे स्पेशल चैम्बर्स के ऊपर। तो स्पेशल चैम्बर्स क्या होता है, इट इज़ अ तो स्पेशल चैम्बर्स क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल थिम्बल चैम्बर होता है जो कि ज़्यादातर यूज़ करा जाता है फॉर एक्सपोजर डोज कैलिब्रेशन ऑफ रेडिएशन बीम्स, ठीक है। ये क्या करा जाता है, जो रेडिएशन बीम्स होता है उसके डोज को कैलिब्रेट करने के काम में आता है। जब डोज ग्रेडियंट क्या हो अक्रॉस द चैम्बर वॉल्यूम क्या हो, मिनिमल हो, ठीक है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर सराउंडिंग सरफेस डोज मेजरमेंट। तो अपन जब तक सिलेंड्रिकल चैम्बर्स की बात कर रहे थे, तो ये क्या होता है अपना, ज़्यादातर ये जो रेडिएशन बीम्स की जो डोज होते हैं ना, इन्हीं को मेज़र करने के काम में आता है। अगर मान लो सरफेस है ना डोज मेजरमेंट है, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। एज डिस्कस इन चैप्टर 8 एंड 13, जो हाई एनर्जी फोटोन बीम्स होती है, ये क्या एग्जिबिट करती है, डोज बिल्डअप इफेक्ट शो करती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज रैपिड इंक्रीज इन डोज विद डेप्थ। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, डोज क्या वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। लेकिन एक आने के बाद क्या होगा, डी मैक्स के बाद में क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा। तो यही अपना डोज बिल्डअप इफेक्ट था, ठीक है। टू मेजर द डोज एट अ पॉइंट इन इस बिल्डअप रीजन एट अ सरफेस, द डिटेक्टर मस्ट बी थिन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द बीम। तो अगर अपन को इस पॉइंट पे बताना है, तो अपन ना जो डिटेक्टर है वो इतना थिन होना चाहिए कि वो है ना अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बीम, सो देयर इज अ डोज ग्रेडियंट अलॉन्ग द सेंसिटिव वॉल्यूम। सो इसकी वजह से क्या हो, कोई भी डोज ग्रेडियंट नहीं बने, है ना, अलॉन्ग द सेंसिटिव वॉल्यूम। अब इसके बाद एडिशन क्या बोल रहे हैं, जो चैम्बर कैविटी है वो क्या करनी चाहिए, मस्ट नॉट सिग्निफिकेंटली प्रिडर्व द रेडिएशन फील्ड। जो चैम्बर की कैविटी है वो रेडिएशन की फील्ड में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ स्पेशल चैम्बर्स बनाए गए। पहला जो चैम्बर बनाया गया वो क्या कहलाया गया,
अपना एक्स्ट्रापोलेशन चैम्बर, ठीक है। पहला वाला चैम्बर क्या था, अपना एक्स्ट्रापोलेशन चैम्बर। तो जो एक्स्ट्रापोलेशन चैम्बर था, तो फैला डिजाइंड एन आयनाइजेशन चैम्बर फॉर मेजरिंग सरफेस डोज ऑफ एन इरेडिएटिंग फैंटम इन 1937। तो जो फैला थी, उन्होंने क्या करा, एक रेडिए आयनाइजेशन चैम्बर बनाया और उन्होंने क्या मेज़र करा, जो सरफेस डोज होता था, जो कि फैंटम सरफेस के ऊपर जो डोज मेज़र करता था, वो 1937 में बनाया। तो इन्होंने इस चैम्बर को नाम क्या दिया, इट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन चैम्बर। इस एक्स्ट्रापोलेशन चैम्बर के अंदर जो बीम थी वो एंटर करती थी थिन फॉइल विंडो, है ना, जो कि कार्बन की भी नहीं होती थी, है ना, कोटेड ऑन द इनर साइड, और वो क्या फॉर्म करती थी, अपर इलेक्ट्रोड। द लोअर ऑफ द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड स्मॉल कॉन शेप रीजन, ठीक है। तो इसमें अपर इलेक्ट्रोड तो क्या थी, कार्बन कोटिंग थी जो इसके अंदर लगी हुई थी, और लोअर और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड कौन थी, वो क्या थी, कॉइन शेप रीजन था, जो कि क्या सर किससे सराउंडेड था, एक गार्ड रिंग से, और वो कनेक्टेड था इलेक्ट्रोमीटर से, ठीक है। द इलेक्ट्रोड स्पेसिंग कैन बी वेरीड एक्यूरेटली बाय द माइक्रोमीटर स्क्रूज। तो जो अपनी इलेक्ट्रोड की जो बीच की स्पेसिंग है उसको अपन ने एक्यूरेटली वेरी करते थे बाय द माइक्रोमीटर स्क्रूज बाय मेजरिंग द आयनाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड स्पेसिंग। तो उन्होंने क्या करा, जो आयनाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम के अंदर कितना आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसको एज अ फंक्शन माना इलेक्ट्रोड स्पेसिंग का। तो इसकी वजह से अपन ने ये एस्टिमेट लगा लिया कि इंसिडेंट डोज बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग, अपन ने इंसिडेंट डोज का पता लगाया बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग आयनाइजेशन कर्व टू द जीरो इलेक्ट्रोड स्पेसिंग। तो उन्होंने क्या करा, आयनाइजेशन कर्व्स को जीरो इलेक्ट्रोड स्पेसिंग पे एक्स्ट्रापोलेट करा। तो एक्स्ट्रापोलेशन चैम्बर डिस्क्राइब हैव बीन यूज स्पेशल डोजीमेट्री, ठीक है। तो अपने काम में क्या आती है, ये जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ मीडियम है, ठीक है, ये उसको मेज़र करने काम में आती है, जो अपर लेयर होती है ना, उसको मेज़र करने काम में आती है। और डोजीमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड बीटा पार्टिकल, और जो इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल्स होता है उनकी डोजीमेट्री में काम में आती है। नेक्स्ट आता है अपना प्लेन पैरेलल चैम्बर। तो अपना जो प्लेन पैरेलल चैम्बर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेन पैरेलल चैम्बर को अपन समटाइम पैरेलल प्लेट चैम्बर भी कहते हैं। ये क्या होता है, सिमिलर होता है एक्स्ट्रापोलेशन चैम्बर के, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रोड स्पेसिंग, इसमें जो इलेक्ट्रोड की होती है उसकी क्या होती है, स्पेसिंग होती है, ठीक है। द इलेक्ट्रोड स्पेसिंग ऑफ द प्लेन पैरेलल चैम्बर इज स्मॉल। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड स्पेसिंग होती है ये कितनी होती है, लगभग 2 mm के आसपास होती है, ठीक है। लेकिन क्या होती है, फिक्स होती है। अ थिन वॉल ऑफ विंडो, जिसमें अपन बात करें, ये देखो, ये अपनी इसका अपने पास अच्छा, ये फैला का एक्स्ट्रापोलेशन चैम्बर है। ये आपको दिखा है, एक वो है ना, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है ना, कॉइन शेप बना हुआ, ये देखो ऐसा कॉइन शेप बना हुआ, और ये सराउंडिंग जो कार्बन कोटिंग है ये अपना कैथोड है, ठीक है। तो इसमें जो थिन वॉल या विंडो है जिसमें अपने फॉइल्स लगाए 0.012 टू 0.03 mm थिक माइलर, है ना, पॉलिस्टेरिन या माइका, इसकी अगर अपन ने ये थिन वॉल अगर विंडो की बनाते तो ये क्या करेगा, अलाउ मेजरमेंट प्रैक्टिकली एट द सरफेस ऑफ फैंटम। तो ये क्या करेगा, जो सब फैंटम की सरफेस है वो क्या उसके ऊपर क्या करेगा, मेजरमेंट को अलाउ करेगा विदाउट सिग्निफिकेंट वॉल एटेन्यूएशन। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वॉल एटेन्यूएशन की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी बाय एडिंग लेयर ऑफ फैंटम मटेरियल ऑन द टॉप ऑफ द चैम्बर विंडो। तो अब क्या हो गया, फैंटम मटेरियल होता है उसको अगर अपन चैम्बर की विंडो के टॉप पे लगा दे, है ना, वन कैन स्टडी द वेरिएशन ऑफ डोज एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ। अगर अपन इसकी चैम्बर की विंडो पे अपन अगर फैंटम मटेरियल लगा दे तो उसकी वजह से अपन को क्या पता लग जाएगा कि भाई डोज जो है वो डेप्थ के अकॉर्डिंग कितना कितना चेंज हो रही है, ठीक है। तो शैलो डेप्थ वे सिलेंड्रिकल चैम्बर आर अनसूटेबल बिकॉज ऑफ द लार्ज कैविटी वॉल्यूम। तो ये क्या होता है, अपन शैलो डेप्थ सिलेंड्रिकल चैम्बर्स में नहीं कर सकते क्योंकि उनकी क्या होती थी, लार्ज कैविटी वॉल्यूम होती थी। लार्ज कैविटी वॉल्यूम की वजह से अपन उसके अंदर जो डेप्थ मेजरमेंट है वो अपन नहीं कर पाते थे। द स्मॉल इलेक्ट्रोड स्पेसिंग इन अ पैरेलल प्लेट चैम्बर मिनिमाइज कैविटी परटर्बेशन इन द रेडिएशन फील्ड। तो जो छोटा इलेक्ट्रोड होता है जो कि स्पेस होता है पैरेलल प्लेट चैम्बर में, वो क्या करता है, कैविटी के पर जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या कर देता है, जो कैविटी जो रेडिएशन फील्ड के अंदर जो दखलंदाजी करती है उसको क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है। ये फीचर इंपॉर्टेंट है डोजीमेट्री फॉर इलेक्ट्रॉन बीम्स के लिए, है ना, जब अपन डोजीमेट्री करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम्स के लिए। अब क्या होगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अगर मान लो चैम्बर कैविटी क्या करेगा, उनके बीच में आ रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, जितनी रीडिंग आनी चाहिए उतनी नहीं आ पाएगी। तो ये अपन सिलेंड्रिकल चैम्बर्स के केस में क्या होता है, लार्ज एयर कैविटी होती है ना, लार्ज एयर कैविटी होगी तो उसकी वजह से जो वो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना इफेक्ट सही से नहीं दिखा पाएंगे। द कॉमनली यूज पैरेलल प्लेट चैम्बर कौन कौन से होता है, मार्कस, हॉल्ट,
कैपिनटेक, रूस, एक्सट्राडिन एंड NACP, ठीक है, हैव रेंज ऑफ स्पेसिफाइंग विद रिगार्ड टू द सेंसिटिव वॉल्यूम। इसमें क्या है, सेंसिटिव वॉल्यूम, इलेक्ट्रोड स्पेसिंग, इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितनी स्पेसिंग है, एंटर विंडो थिकनेस, विथ ऑफ द गार्ड रिंग, जो अपनी गार्ड रिंग की विथ है वो कितनी है, तो इन सब के मामले में क्या है, स्पेसिफाइड है डिपेंडिंग ऑन द यूसेज एंड डिजायर्ड एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल द एडवांस मार्कस चैम्बर, ये अपना जो एडवांस मार्कस चैम्बर है इसके अंदर क्या होता है, इट हैज़ वेंटेड सेंसिटिव वॉल्यूम ऑफ 0.02 ml, ठीक है, इसके अंदर क्या है, सेंसिटिव वॉल्यूम 0.02 ml, इलेक्ट्रोड स्पेसिंग 1 mm की है, एंट्रेंस विंडो 0.03 mm की है, जो कि बनी है ग्रेफाइट कोटेड पॉलीथीन मेम्ब्रेन, गार्ड रिंग अपनी 2 mm विथ की है, और लोअर कलेक्टर इलेक्ट्रोड अपना ग्रेफाइट कोटेड एक्राइलिक बना हुआ है जिसका डायमीटर 5.4 mm है। ये चैम्बर अपना वाटरप्रूफ है जब उसको प्रोटेक्टिव एक्राइलिक लेयर जो कि 0.87 मीटर थिकनेस की है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आयन कलेक्शन पे, ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आयन कलेक्शन। आयन कलेक्शन क्या होता है, तो आयन कलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आता है इसके अंदर अपना सेचुरेशन। सेचुरेशन क्या बोल रहा है, एज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड आयन चैम्बर इज एक्सपोज टू रेडिएशन। ये क्या बोल रहा है, एज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड आयन चैम्बर इज एक्सपोज टू रेडिएशन इज इंक्रीज। अगर अपन क्या करें, अगर जो आयन चैम्बर जो कि रेडिएशन एक्सपोज हो रहा है उनके अपन ने दोनों इलेक्ट्रोड्स को अपन ने जोड़ रखा था, है ना, उसको अपन क्या करें, अगर अपन में उनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस अगर अपन बढ़ा दे तो आयनाइजेशन करंट बढ़ेगा, है ना, पहले तो बढ़ेगा लेकिन क्या होगा, बाद में लीनियर ही हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। द आयनाइजेशन कर्व फाइनली अप्रोचेज द सैचुरेशन वैल्यू फॉर द गिवन एक्सपोजर रेट, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जो आयनाइजेशन कर्व है वो क्या होगा, एक टाइम के बाद अपना क्या हो जाएगा, ऐसे मान लो इंक्रीज करा फिर नॉर्मल करा और फिर अपना क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो अपना एस शेप कर्व बन जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्टेबल फॉर्म कर लेगा। द ionization the initial increase of ionization current with voltage increase is caused by the incomplete ion collection। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनिशियल जो इंक्रीज है आयनाइजेशन करंट में वो किसकी वजह से होगा, इनकम्प्लीट आयन कलेक्शन की वजह से। फिर क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव को आयंस क्या करेंगे, कॉम्बाइन करने की कोशिश करेंगे, है ना, एंड देन दे आर क्विकली सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस कॉम्बिनेशन मिनिमाइज बाय इंक्रीजिंग द फील्ड स्ट्रेंथ। इस रिकॉम्बिनेशन को अपन मिनिमाइज कर सकते हैं बाय द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। एज द वोल्टेज इंक्रीज मच बियॉन्ड सेचुरेशन, इसमें क्या, अगर अपन ने वोल्टेज को बढ़ा दिया बियॉन्ड सेचुरेशन तो आयंस जो क्या होंगे, एस्केलेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन गेन इनफ एनर्जी टू प्रोड्यूस आयन बाय कोलिजन विद गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो अपना वोल्टेज है अगर अपन सेचुरेशन से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो अपने जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सक्लेरेटेड होता है और उनके पास इनफ एनर्जी हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं, कोलिजन कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, अगर अपन सेचुरेशन से ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से आयंस और ज़्यादा बनेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, जो उनके पास इतना ही एनर्जी हो जाएगी कि वो आसपास के जो गैस मॉलिक्यूल है उसको भी आयनाइज करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी चार्ज बनेगा जो कि क्या होगा, बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑफ आयंस फॉर्म करेंगे और वो करंट बहुत ज़्यादा बनेगा, है ना, और ये किस पे डिपेंड करेगा, अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कलेक्टर एफिशिएंसी की, ठीक है, अपन बात करेंगे कलेक्टर एफिशिएंसी की। तो अपनी जो कलेक्टर एफिशिएंसी होती है ये क्या होती है, ये होती है अपनी as previously discussed the maximum field can be applied in ion chamber is limited by the onset of ionization by collision, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है भाई, चैम्बर क्या कितना काम करेगा किस पे डिपेंड करता है कि भाई कोलिजन से कितना आयनाइजेशन हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द चैम्बर डिज़ाइन, ये क्या बोलता है, डिपेंडिंग भाई चैम्बर की डिज़ाइन क्या है और आयनाइजेशन की इंटेंसिटी क्या है, द सर्टेन अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन लॉस बाय रिकॉम्बिनेशन कैन बी एक्सपेक्टेड। इसमें अपन क्या है, डिपेंडिंग भाई डिपेंड करता है अपने चैम्बर की डिज़ाइन पर, आयनाइजेशन की इंटेंसिटी पर, तो अपन क्या बता कर सकते हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन लॉस बाय रिकॉम्बिनेशन, तो जो आयनाइजेशन लॉस हुआ बाय द रिकॉम्बिनेशन वो उसको अपन पता कर सकते हैं, स्पेशली एट अ वेरी हाई आयनाइजेशन इंटेंसिटी। It is possible in case of pulsed beam, significantly loss of charge by recombination may occur।
तो अगर क्या हो सकता है, अगर अपने पास मान लो हाई आयनाइजेशन इंटेंसिटी है, तो अपन क्या क्या चांसेस है कि अपन जो पल्स बीम है जो कि क्या कर रही है, लॉस ऑफ चार्ज हो रहा है बाय रिकॉम्बिनेशन में इवन एट पॉसिबल नंबर ऑफ चैम्बर वोल्टेज. Under this condition, the recombination loss will have to be accepted and correction apply for this loss. The collection efficiency. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इवन एट मैक्सिमम पॉसिबल चैम्बर वोल्टेज. ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं कलेक्शन एफिशिएंसी का अपन बात करेंगे. तो कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आयन कलेक्टेड टू द नंबर प्रोड्यूस. ठीक है, कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होती है कि भाई अपन ने कितने आयन कलेक्ट करे अपॉन कितने प्रोड्यूस हुए. तो इससे अपन को क्या पता लग जाएगा कि जो मटीरियल है वो कितना आयन्स को कलेक्ट कर पा रहे हैं, है ना. जितने भाई मान लो अगर 100 प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो 100 के 100 को कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या उसकी कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत टॉप पे होगी. और बाकी अगर नहीं कर पा तो उसके हिसाब से कम होती जाएगी. द मैक्सिमम करंट इज प्लॉसिबल अगेंस्ट द पोलराइजिंग वोल्टेज इन द रेडिएशन ऑफ लॉसेज बिलो 5%. ये क्या बोल रहा है, द मेजर करंट इज, अगर अपन मान लो ये मेजर आयन करंट है, उसको अगर अपन चैम्बर वोल्टेज से अगर लगा के रखते हैं तो इसकी वजह से क्या ऐसा आ रहा है, लॉस बिलो 5%. पोलराइज द रीजन the ideal saturation current determined by the linear interpolation of the curve of infinite polarizing voltage. तो क्या बोल रहा है, जो आइडियल सेचुरेशन करंट है उसको अपन कैसे पता कर सकते हैं, बाय इंटरपोलेशन ऑफ द कर्व टू द इन्फिनाइट पोलराइजिंग वोल्टेज. अपन वोल्टेज को कैसे ले जाए, इन्फिनाइट पे ले जाए, तभी अपन सेचुरेशन करंट आइडियली बता सकते हैं. तो क्या होगा, हल्का 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 ये चलता ही रहेगा. द सिंपल मेथड को 2 वोल्टेज टेस्टिंग टेक्निक्स डिस्क्राइब्ड बाय दिस साइंटिफिक फॉर डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ आयन कलेक्शन. तो ये जो दूसरी टेक्निक है इनको बोलते हैं 2 वोल्टेज टेस्टिंग टेक्निक. इनको बोगे जो करंट ने बताया था, जो कि एफिशिएंसी बताता है आयन कलेक्शन की. तो इसमें अपन ने क्या करा था, मेजरमेंट करे थे 2 डिफरेंट वोल्टेज पे, जो वन विद अ वर्किंग वोल्टेज, अनदर विद अ लोअर वोल्टेज. ठीक है, अब अपन ने एक तो वर्किंग वोल्टेज लिया, एक लोअर वोल्टेज लिया, और दोनों को कंबाइन करा रीडिंग का, और उसकी वजह से अपन को दोनों एफिशिएंसी मिल गई. Most practical method for determining ion correction recombination consists of measuring ionization at 2 bias voltage. सबसे बेस्ट मेथड कौन सा था, V1 और V2. मान लो ये अपने 2 बायस वोल्टेज है, और अपन ने इनको कैसे बनाया और उनको किस टाइप से डिजाइन करा कि V1 अपना क्या है 2V2 के बराबर है. द रेशियो ऑफ द 2 रीडिंग्स अपन का क्या निकला, P ऑफ आयन निकल गया. ठीक है, यही अपने इसके अंदर बता रहा है. ठीक है, द रेशियो ऑफ दिस 2 रीडिंग्स, ये तो अपना आ गया. बेस्ड ऑन अ वर्क बाय बोगेज 11 एंड आलमंड में बी यूज टू डिटरमाइन पी एफ फॉर द चैम्बर फॉर कंटिन्यूसली रीडिंग अप टू कोबाल्ट 60. Pulse radiation and pulse used to produce by escalator. Whenever possible, the voltage of the chamber should be arranged to given less than 1 centimeter to charge by recombination. तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज चैम्बर है उसको अपन ने इस टाइप से अरेंज करा कि वो लेस देन 1% और 2% टोटल चार्ज जो बना है उसका उससे कम दे. तो कलेक्टर एफिशिएंसी को अपन ने बेटर करा 99% से. इट इज़ अचीव द कलेक्शन चैम्बर इज वॉट. ठीक है, ये तो हो गया अपना. नेक्स्ट अपन बात करते हैं चैम्बर पोलैरिटी इफेक्ट की. तो अपना जो चैम्बर पोलैरिटी इफेक्ट होता है ये क्या बताता है, चैम्बर पोलैरिटी इफेक्ट. चैम्बर पोलैरिटी इफेक्ट क्या बताता है, समटाइम्स फाउंड दैट अ गिवन एक्सपोजर फॉर आयनिक चार्ज गिवन कलेक्टेड बाय द आयन चैम्बर चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एज द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज इज रिवर्स. तो ये क्या पता करेगा भाई, ये कई बार पता करता था जो भाई एक्सपोजर है, अपन ने आयनिक चार्ज को जो एक्सपोजर दिया है ना, और तो आयनिक चार्ज जितना कलेक्टर के ऊपर मतलब लगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो अपना मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा था, ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द कलेक्टिंग वॉल्यूम इज वोल्टेज इज रिवर्स. ठीक है, तो अपने क्या हो रहा था, पोलैरिटी जो कलेक्टिंग वो वोल्टेज की जो पोलैरिटी वो रिवर्स हो रही थी. अब उसके कुछ काम हो सकते हैं ना, तो क्या रीज़न हो सकता है कि भाई इस जो कलेक्टिंग वोल्टेज की पोलैरिटी है वो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए. द पोलैरिटी बेस्ड इफेक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग. हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन सच एज कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन्स. क्या हो रहा था, मान लो जब कलेक्टर करे तो उसकी वजह से जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बने है ना कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो क्या करे, सेंट्रल इलेक्ट्रोड से इजेक्ट हुए बाय द हाई एनर्जी फोटॉन्स, है ना, एंड कंस्टिट्यूट्स अ करंट. और तो वो क्या हो रहा है, उन्होंने भी अपना करंट बनाया है जिसको बोलते हैं अपन कॉम्पटन करंट, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस एयर आयनाइजेशन, जो कि क्या थे, इंडिपेंडेंट से गैस एयर आयनाइजेशन से. दिस में ऐड और रिड्यूस द कलेक्टर करंट. इसकी वजह से क्या होगा, जो कलेक्टर करंट का कलेक्टर करंट है वो
ऐड हो या तो ऐड करेगा या रिड्यूस करेगा, डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। अगर मान लो नेगेटिव वो बन रहा होगा और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड में भी नेगेटिव होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर मान लो एक में पॉजिटिव होगा एक में नेगेटिव हो जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बाय एडिशन सम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन में स्टॉप द कलेक्टर बट नॉट एंटायरली बैलेंस बाय इजेक्टिंग ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कलेक्टर। इसके वजह क्या बोल रहा है कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, कलेक्टर से तो स्टॉप हो जाता है लेकिन क्या हो जाएगा, नॉट बी एंटायरली बैलेंस बाय इजेक्शन ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होगा, बैलेंस जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है उनको बैलेंस नहीं कर पाएगा फ्रॉम द कलेक्टर। तो इसकी वजह से क्या होता है, अबव इफेक्ट को ऊपर मिनिमाइज कर सकते हैं बाय मेकिंग द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड वेरी थिन। तो अपन क्या हो सकता है, अबव इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय मेकिंग द कलेक्टर इलेक्ट्रोड वेरी थिन। अब इसमें क्या हुआ, विद अ स्मॉल बाय लाइकली टू अप्रिशिएबली फॉर पैरेलल प्लेट चैम्बर विद अ स्मॉल इलेक्ट्रोड स्पेसिंग। तो मैंने क्या करा, पैरेलल प्लेट चैम्बर बनाई जिसकी स्मॉल इलेक्ट्रोड प्लेसिंग थी। नेक्स्ट, द एक्स्ट्रा कैरेमल करंट इज कलेक्ट आउटसाइड द सेंसिटिव वॉल्यूम ऑफ द चैम्बर में कॉज द पोलैरिटी इफेक्ट। ये क्या बोल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा कैरेमल करंट है वो क्या हो जाता है, सेंसिटिव वॉल्यूम जो अपना चैम्बर का सेंसिटिव वॉल्यूम है वहाँ पर इकट्ठा होके क्या कॉज कर सकता है, पोलैरिटी इफेक्ट कर सकता था। सच करंट में भी करेक्टेड एट द इनएडिकेटली स्क्रीन कलेक्टर सर्किट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, जो कलेक्टर सर्किट के पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर भी कलेक्ट हो सकता था। ऑल्सो ए रेडिएशन ऑफ द केबल कनेक्टिंग ऑफ द चैम्बर ऑफ द इलेक्ट्रोमीटर कैन कॉज द एक्स्ट्रा कैरेमीटर इज वेरी कॉम्पटन करेक्शन डिस्कस अबाउ। द एरर कॉस्ट बाय टेकिंग द मीन वैल्यू। अच्छा, इसके अपन मिनिमाइज नहीं कर सकते लेकिन अपन इसको एलिमिनेट कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द चैम्बर पोलैरिटी, ठीक है। और उसका अपन मीन वैल्यू ले सकते हैं कलेक्टर करंट्स को लेकर। इन चैम्बर द चैम्बर पोलैरिटी इफेक्ट्स आर रिलेटिवली मोर सेवियर फॉर मेजरमेंट इन इलेक्ट्रॉन बीम्स एंड फोटोन बीम्स, ठीक है। ये जो चैम्बर पोलैरिटी इफेक्ट है ये अपन किस में देखते हैं, दे आर मोर सेवियर इन मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन बीम्स में ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू फोटोन बीम्स। इन इफेक्ट द इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इफेक्ट इंक्रीज होगा विद डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये इफेक्ट इंक्रीज होगा। तो इसकी वजह से इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द पोलैरिटी इफेक्ट ऑफ द चैम्बर एट वेरियस डेप्थ एट फैंटम। तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि अपन को चैम्बर इफेक्ट, जो पोलैरिटी इफेक्ट है चैम्बर का एट वेरियस डेप्थ, ये अपन को पता हो। द पोलैरिटी इफेक्ट इज मच डिपेंडेंट ऑन चैम्बर डिज़ाइन एंड इरेडिएशन कंडीशन। जो पोलैरिटी इफेक्ट है वो डिपेंडेंट होता है चैम्बर डिज़ाइन पर और उसके इरेडिएटेड कंडीशंस के ऊपर। इरेडिएशन तो अपन ने मोस्टली कॉमर्शियली अवेलेबल वगैरह पढ़ लिया था। मैंने द पोलैरिटी इफेक्ट है स्टीम कैन बी मिनिमाइज बाय डिजाइन ऑफ द चैम्बर एंड एसोसिएट सर्किटरी। जो अपन स्टेम इफेक्ट है, स्टेम लीकेज है, इसको और पोलैरिटी इफेक्ट है उसको अपन चैम्बर के डिज़ाइन से चेंज कर सकते हैं। चैम्बर बोलते हैं एडिकेटिव फैक्टर मिनिमाइजिंग और आउटर पोलैरिटी इफेक्ट, ठीक है, इसमें तो हो गया। नेक्स्ट अपन एनवायरमेंटल कंडीशन ले लो। अगर अपना चैम्बर मतलब आयन चैम्बर अपना सील नहीं है तो इसकी वजह से क्या होगा, इन रिस्पॉन्स टू द अफेक्टिंग एयर, तो क्या होगा, अपने बाहर की एयर से इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, इफ़ द आयन चैम्बर नॉट सी रिस्पॉन्ड टू द इफेक्टिव एयर टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या करेगा, बाहर के एयर चैम्बर या प्रेशर से क्या करेगा, इफेक्ट होगा। इन फैक्ट मोस्ट चैम्बर आर अनसील एंड कम्युनिकेटिव विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट, ठीक है। ज़्यादातर चैम्बर क्या होता है, अनसील होता है और आउटर एटमॉस्फेयर से कर देते हैं। तो एयर की डेंसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, उसमें कितना प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द गैस लॉज। तो डेंसिटी ऑफ द एयर इज चैम्बर वॉल्यूम लाइक बाय डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। द डेंसिटी ऑफ द मास ऑफ द एयर चैम्बर वॉल्यूम इन इंक्रीज विद द टेम्परेचर। तो क्या होगा, चैम्बर वॉल्यूम इंक्रीज, चैम्बर वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, चैम्बर वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज करने पर, ठीक है, चैम्बर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सच एक्सपोजर गिवन बाय द आयनाइजेशन आर कलेक्टेड पर यूनिट मास ऑफ एयर। तो इसकी वजह से क्या होता है, अपन सेक्शन 6.2 में ये सेंस एक्सपोजर इस पर डिपेंड करता है ना, एक्सपोजर के अपन ने बता था कि भाई एक एक्स इजिकल्स टू, ये अपन बताते भाई चार्ज कितना कलेक्ट हो रहा है, क्यू अपन एम का रहता है, ठीक है। तो ये क्या यही बता रहे हैं ना। तो अपने जो चैम्बर होता है तो वो क्या होता है, एक्सपोजर अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो अपना एक्सपोजर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन ने जो कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, कैलिब्रेशन कौन सी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी एंड एक्रेडिटेड डोज कैलिब्रेशन टेक्नोलॉजी, ये तो अपने इंस्टीट्यूट से उन्होंने क्या करा, चैम्बर कैलिब्रेशन को एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से आइडियल टेम्परेचर, आइडियल प्रेशर
के हिसाब से रखकर उन्होंने बताया था। उन्होंने क्या बोला कि अगर उन्होंने 2 फॉर्मूले दिए, एक तो 760 अपना प्रेशर होता है ना अपॉन पी, और टेम्परेचर में 273 पॉइंट टी और 273 अपॉन 22 ये अपना नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर, उससे अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यही है ना। तो ये अपन को क्या कर सकते हैं, अपन इसको एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द केल्विन, है ना, प्लस सेल्सियस टेम्परेचर को अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर की। भाई अब एक्सपोजर को अपन को मेज़र करना है, तो अपन मेज़र कैसे करें। तो बात करें अगर अपन मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर की, तो एक्सपोजर इन यूनिट्स ऑफ रोंजा मस्ट बी मेजर विद द थिम्बल चैम्बर एक्सपोजर कैलिब्रेशन। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई अपना जो ट्रेसेबल निस्ट फॉर द गिवन क्वालिटी ऑफ द रेडिएशन। ये क्या बोल रहा है कि भाई अपन को एक्सपोजर कैसे मेजर करते हैं, यूजिंग अ थिम्बल चैम्बर, है ना, यूजिंग अ चैम्बर कैलिब्रेशन फैक्टर, और उसकी वजह से फॉर अ गिवन क्वालिटी द चैम्बर इज हेल्ड एट ए 0 पॉइंट ऑफ मेजरमेंट द सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज चैम्बर कैलिब्रेशन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि वो चैम्बर को अपन क्या कर सकते हैं, डिजायर्ड पॉइंट ऑफ मेजरमेंट पे रख सकते हैं अलॉन्ग विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन, जो कि अपने चैम्बर कैलिब्रेशन में पता कर लेता है। प्रिकॉशन आर टेक विद इन द मीडिया, वेलोसिटी ऑफ द एयर माइट स्कैटर रेडिएशन, इसका अपना फॉर्मूला आ जाता है x इज इक्वल टू, हमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू m डॉट एन एक्स डॉट पी टी पी डॉट पी एस टी और डॉट पी आई एन। ये अपना होता है जिसमें अपना x होता है वो तो अपना क्या कहलाया जाता है, रॉन्जन, है ना। m जो है अपना, ये जो m है ये अपना क्या कहलाता है, चैम्बर रीडिंग। ठीक है, ये अपने बताते हैं कि भाई चैम्बर में क्या रीडिंग है, ये मेजर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है ना, तब अपनी क्या आ रही है रीडिंग चैम्बर की, वो बताता है। एंड द करेक्टर पोलैरिटी इफेक्ट, एन एक्स अपना क्या होता है, चैम्बर एक्सपोजर कैलिब्रेशन फैक्टर होता है, जिसको अपन रोंजन पर गुलाम के हिसाब से भी नापते हैं। ये एन होता है, ये अपना क्या होता है, चैम्बर कैलिब्रेशन फैक्टर। और पी टी पी क्या होता है, इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर करेक्शन। ये रहा पी टी पी क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर करेक्शन। और क्या होता है पी एस टी, क्या होता है अपना स्टेम लीकेज करेक्शन होता है। ठीक है, पी एस टी क्या होता है अपना स्टेम लीकेज करेक्शन। और पी ऑफ आयन क्या होता है, आयन रिकॉम्बिनेशन कनेक्शन होता है। द क्वांटिटी ऑफ द एक्सपोजर इट विल एक्सपोज एक्सपेक्टेड द पॉइंट एब्सेंस ऑफ द चैम्बर। ठीक है, the correction of the any perturbation produced by the beam in the presence of chamber is narrated to the chamber calibration factor NB। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी अगर चैम्बर की प्रेजेंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको अपन किस में इंक्लूड कर देता है, चैम्बर कैलिब्रेशन फैक्टर में इंक्लूड। द लो एनर्जी बीम सच एज सुपरफिशियल एंड ऑर्थो वोल्टेज एक्सरेज में थिम्बल चैम्बर कैलिब्रेटेड करा जाता है एंड यूज विदाउट अ बिल्डअप कैप फॉर एनर्जी सच ए कोबाल्ट 60। एक एक्राइलिक की बिल्डिंग कैप यूज़ करी जाती है फॉर द चैम्बर कैलिब्रेशन एज वेल एज फॉर एक्सपोजर मेजरमेंट ऑफ द गिवन बीम। तो इसमें अपन क्या करते हैं, चैम्बर कैलिब्रेशन एक्सपोजर के लिए अपन बिल्डअप कैप यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ थिम्बल चैम्बर कैन बी डिस्कस इन चैप्टर 8। तो इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, है ना। ऐसे ही आप स्टडी करते रहें।